ये कहानी है चैंग की, जो कि हमारी तरह एक बेरोजगार लड़का होता है, जिस वजह से उसके पापा उसे हमेशा डांटते रहते हैं। लेकिन एक दिन चैंग की किस्मत बदलती है और स्पिरिट्स की दुनिया में से सबसे ज्यादा पावरफुल स्पिरिट वेपन चैंग को अपने मालिक के रूप में चुनता है। जब चैंग मौत की कगार पर था, लेकिन ये स्पिरिट वेपन इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग इसे हासिल करना चाहते हैं और इसी वजह से अब चैंग की जिंदगी पूरी तरह से तहस महस होने वाली है। कहानी की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर हमें बताता है कि मेरा नाम चैंग तियान है और मैं 20 साल का हूँ और इस वक्त मैं कॉलेज में हूँ। बात करें मेरी हॉबीज की, तो मुझे एंशिएंट चीजों के बारे में जानने में बड़ी दिलचस्पी है। अब जब चैंग अपने कमरे में होता है, तभी उसके पिता उसे डिनर के लिए बुलाने आते हैं और दोस्तों चैंग के पिता एंशिएंट चीजों पर रिसर्च करते हैं और अपने पिता की ही वजह से बचपन से ही चैंग को एंशिएंट चीजों में दिलचस्पी आ गई थी। अब इसके बाद खाना खाने के दौरान चैंग के पिता उससे कहते हैं, मैंने सुना कि कल तुम अपने कॉलेज के बाहर लोगों को उनकी किस्मत बता रहे थे, उनकी हाथों की रेखाएं पढ़कर। ऐसी फालतू की चीजें करना बंद कर दो। अब तभी चैंग के पिता को किसी का कॉल आता है। ये कॉल उनके बॉस का था, सो अब वो अपने बॉस के साथ काम की बात करने लगते हैं, जिसके बाद हमें पता चलता है कि चैंग के पिता को अपने काम के सिलसिले में 2 हफ्तों के लिए सिटी एक्स जाना होगा। वहीं दूसरी ओर चैंग अपने कंप्यूटर पर अपने घर के आसपास मौजूद एंशिएंट बुक स्टोर्स को सर्च करने लगता है और तभी उसे एक बुक स्टोर के बारे में पता चलता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि चैंग उसी बुक स्टोर पर आ जाता है, पर यहाँ उसे दुकान का मालिक तो नजर आता ही नहीं। जिसके बाद चैंग यहाँ पुरानी किताबों को देखने लगता है, लेकिन तभी अचानक उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देने लगती है और फिर देखकर लगता है जैसे यहाँ हालात बिगड़ने वाले हैं। चैंग यहाँ से घबराकर भाग जाता है। वो भागकर काफी दूर आ जाता है, लेकिन उसके हाथ में उसी बुक स्टोर की एक किताब होती है। इसे वो खरीद चुका है। अब इसके बाद जब वो घर जा रहा था, तभी कोई लड़की उससे आकर टकरा जाती है। हम देखते हैं कि कुछ गुंडे उस लड़की का पीछा कर रहे थे और इसके बाद वो उस लड़की को पकड़ के उसे पीटने लगते हैं। चैंग देखता है कि ये लड़की तो उसी के कॉलेज की है, पर यहाँ चैंग उस लड़की की मदद नहीं कर सकता क्योंकि वो गुंडे उसे भी पीट देंगे। लेकिन तभी वो देखता है कि उसकी किताब उन गुंडी लोगों के पास में पड़ी हुई है। उस लड़की से उसके सारे पैसे चुराने के बाद इस गुंडे की नजर चैंग की किताब पर जाती है। अब वो चैंग के पास जाकर कहता है, क्या ये फॉर्च्यून टेलिंग की किताब तुम्हारी है? क्या तुम मुझे मेरा फॉर्च्यून बता सकते हो? और जब चैंग ऐसा नहीं करता, तब वो गुंडा उसकी किताब लेकर यहाँ से जाने लगता है और जब चैंग उसे रोकने की कोशिश करता है, तब वो गुंडा चैंग को मारकर उसे खुद से दूर कर देता है। लेकिन मौका पाकर चैंग अपनी किताब लेकर यहाँ से भाग जाता है, लेकिन अब वो गुंडे चैंग का पीछा करने लगते हैं। चैंग गलियों से भागता हुआ उन गुंडों के सामने अड़चने डालता हुआ भागता रहता है और जैसे ही उसे लगता है कि अब वो उन गुंडों से बच गया है, तभी वो गुंडे उसके सामने आ जाते हैं। और इसके बाद जब चैंग उस गुंडे के हमले से बचने की कोशिश करता है, तब गलती से उस गुंडे का पैंट ही उतर जाता है, जो देख लोग वहाँ फोटो खींचने लगते हैं। और यही मौका देख चैंग यहाँ से फिर भाग निकलता है और भागते हुए वो यहाँ एक पार्क में आ जाता है। लेकिन अगले ही पल में इस पार्क के चारों ओर एक डोमेन बन जाता है। इससे पहले कि चैंग को कुछ समझ आता, यहाँ पर वही मेन गुंडी एक ली नाम का ये गुंडा कहता है, तुमने लोगों के सामने मेरी बेइज्जती की है, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। और इसके बाद ली के इशारा करते ही ये अजीब सा आदमी अपने वेपन से चैंग पर एक प्रेशराइज्ड हमला करके चैंग को दूर गिरा देता है। और इसके बाद ली चैंग के ऊपर लात रख के कहता है, ये जो ताकत है ना, इसका सामना तुम जैसा एक मामूली इंसान कभी नहीं कर पाएगा। और उसके बाद ये अजीब सा आदमी चैंग पर हमला करके उसके हाथ और पैरों को काट देता है। और अब यही देख ली बहुत ज्यादा खुश होता है। वो चैंग को अपने पैर से और पीटता है और तभी चैंग का खून उसकी किताब पर गिर जाता है। और इसके बाद वो अजीब सा आदमी चैंग पर अपना आखिरी हमला करता है, चैंग को खत्म करने के लिए। लेकिन तभी चैंग खुद को एक अजीब सी जगह पर पाता है और उसके सामने एक अजीब सा दरवाजा होता है। ये नर्क का द्वार है और जैसे ही चैंग उसे छूता है, यहाँ इस डोमेन में एक पावरफुल प्रेशर क्रिएट होने लगता है और इस अजीब सी ताकत के बीच में से एक अजीब सा आदमी निकलता है और देखकर लगता है कि जैसे इसके पास भी कुछ अनोखी ताकतें हैं। और उसे देख ये बंदा कहता है, जब से मैं इस दुनिया में आया हूँ, मुझे मेरा सामना करने वाला कोई नहीं मिला, पर शायद आज मुझे लड़ने में मजा आएगा। और ये बंदा कहता है, लेकिन मुझे तुम जैसे पिद्दू से लड़ने में कोई मजा नहीं आएगा। ये बात सुन ये आदमी उस बंदे पर हमला कर देता है, लेकिन उसके हमले को ये बंदा बस अपनी एक ही उंगली से रोक लेता है और उसे खुद से दूर करके ये बंदा चैंग के जख्मों को भी पूरी तरह से ठीक कर देता है।
ये देख ली कहता है इन दोनों को खत्म कर दो। और अब वो आदमी इन दोनों के ऊपर एक पावरफुल अटैक करने के लिए चार्ज अप होने लगता है। लेकिन तभी ये बंदा चैंग से कहता है तुमने मुझे इस दुनिया में बुलाया है, शायद से अब वक्त आ गया है। और इसके बाद जब ये आदमी अपना मोस्ट पावरफुल अटैक करता है तब ये बंदा भी एक बहुत ही पावरफुल अटैक क्रिएट करता है। और दोस्तों ये हमला सच में बहुत ज्यादा खतरनाक था। इस हमले से वो आदमी एक ही बार में खत्म हो जाता है। और इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि ये बंदा और वो आदमी ये स्पिरिट्स हैं और इनके पास स्पिरिट पावर होती हैं। पर यहाँ चैंग को कुछ समझ नहीं आता। दूसरी ओर उस आदमी की स्पिरिट के खत्म होने के बाद यहाँ ली भी बहुत कमजोर पड़ जाता है। और इसके बाद यहाँ पर ली की मौत हो जाती है। और इसके बाद वो एक अजीब सी रोशनी बनकर उड़ जाता है। और इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो इस अजीब सी रोशनी को देख मुस्कुरा कर कहती है कि आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। अब अगले सीन में चैंग एक डरावना सा सपना देखकर जाग पड़ता है। वो अपने सपने में उस स्पिरिट वाले बंदे को लिप टू लिप किस करने वाला था। वो चैन की सांस लेता है कि ओह ये सब एक सपना था। लेकिन तभी वो देखता है कि वही बंदा उसके बगल में बिना वस्त्रों के लेटा हुआ है और यही देख वो चिल्ला पड़ता है। इसके बाद चैंग उससे कहता है क्या बे तू कौन है और बिना कपड़ों के मेरे बिस्तर पर क्या कर रहा है। अब इसके बाद एक साथ वॉकिंग करते हुए चैंग फिर पूछता है तुम कौन हो और तुमने इतनी आसानी से उस अजीब से आदमी को कैसे हरा दिया था। तभी वो बंदा कहता है मेरी किस्मत खराब है जो मैं इस दुनिया में तुम्हारे द्वारा सम्मन हुआ। तुम्हारे अंदर तो कोई स्पिरिट पावर ही नहीं है और हम दोनों के एक साथ जुड़े होने की वजह से मेरी पावर भी बहुत कम हो गई है और इसीलिए मैं लगभग अपनी सभी मेमोरीज को भूल चुका हूँ। वैसे दोस्तों अब हम इस बंदे को बाई कहकर बुलाएंगे, ओके। अब इसके बाद चैंग के कमरे में चैंग बाई से कुछ सवाल पूछना चाहता था लेकिन तभी उसे अपने माँ के आने की आवाज आती है। इसीलिए वो बाई को कहीं पर छुपाने लगता है। लेकिन तभी चैंग देखता है कि उससे मिलने के लिए तो एक सुंदर कन्या आई है और इन मोहतरमा का नाम है टीना। और इतनी सुंदर कन्या को देख चैंग का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। और दोस्तों टीना का कहना है कि वो चैंग के साथ उसके कॉलेज में पढ़ती है और वो चैंग के साथ अकेले में कुछ बात करना चाहती है। चैंग की माँ इन दोनों को क्वालिटी टाइम देने के लिए बाहर भेज देती है। अब एक साथ घूमते हुए चैंग पूछता है मिस टीना मैंने आपको अपने कॉलेज में पहले कभी नहीं देखा, क्या आप सच में मेरे कॉलेज में पढ़ती हैं? लेकिन तभी टीना चुटकी बजाती है और उसके ऐसा करते ही वहाँ उसके कुछ साथी आ जाते हैं। चैंग पूछता है ये सब क्या है? टीना कहती है मैं यहाँ एक डील करने आई हूँ। कल तुमने किसी को सम्मन किया था है ना, पर शायद से तुम दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते। कैसा रहेगा अगर तुम उसे मुझे दे दो? अब चैंग के कुछ भी कहने से पहले यहाँ बाई आ जाता है। मैम मुझे लगता है कि आपको ये सवाल मुझसे पूछना चाहिए था। और इसके बाद बाई टीना के हाथ को चूमते हुए कहता है वैसे आप बहुत खूबसूरत हैं मैम। और टीना यहाँ बाई को देखती रह जाती है कि ये कितना ज्यादा हैंडसम है। अब ये प्यार मोहब्बत वाला सीन देख चैंग कहता है ये सब क्या हो रहा है हाँ? और तू साले लड़कियों से तो अच्छे से बात करता है, मेरे सामने एटीट्यूड दिखाता है। और तभी टीना का ये साथी बंदा कहता है चिरकुट मैडम से दूर हो। पर बाई कहता है पता लगाना चाहेगा कि कौन है चिरकुट। लेकिन तभी यहाँ चैंग चिल्ला कर कहता है बस बहुत हो गया, मैं बाई को तुम लोगों को नहीं बेचने वाला। मैं भले ही बहुत ताकतवर नहीं हूँ लेकिन मिस टीना मेरे भी कुछ उसूल हैं। बाई ने मेरी जान बचाई है इसीलिए मैं उसे आपको नहीं बेचूंगा। जिसके बाद बाई और चैंग वापस घर आ जाते हैं। अब दोस्तों मैं तुम्हें बता दूं कि बाई एक स्पिरिट वेपन है, इसीलिए चैंग उससे पूछता है कि ये स्पिरिट वेपन क्या होते हैं। सो अब सबसे पहले बाई चैंग को शेंग युआन आर्सेनल के बारे में बताता है। ये एक ऐसा दरवाजा है जो अपने अंदर हर एक तरह के वेपन को स्टोर करके रखे हुए है और ये वेपन्स बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते हैं। यहाँ तक कि कुछ तो होली वेपन्स होते हैं और इन वेपन्स को 4 लेवल्स में बांटा गया है, हेवन, अर्थ, डार्क एंड येलो। और इस दुनिया में बस कुछ खास लोग ही उस दूसरी दुनिया से इन वेपन्स को सम्मन कर सकते हैं और उनका वेपन इन 4 लेवल्स में से एक का होगा। लेकिन पुरानी दंत कथाओं के अनुसार इन 4 लेवल्स के अलावा भी एक और हायर लेवल एग्जिस्ट करता है। और क्योंकि मैं इतना ज्यादा हैंडसम और पावरफुल हूँ तो मैं एक होली वेपन हूँ। पर क्योंकि तुम जैसे एक फुद्दू ने मुझे सम्मन किया है इसीलिए जो मेरी ताकतें हैं वो कहीं ना कहीं अब भी बंदिशों में बंधी हुई हैं। और लेवल 1 पर होने के बावजूद भी मैं सिर्फ लेवल 3 के जितना ही इस वक्त अपनी पावर्स को यूज कर सकता हूँ। और जो लोग इन स्पिरिट वेपन्स का यूज कर पाते हैं उन्हें स्पिरिट वॉरियर्स कहा जाता है। दोस्तों एक स्पिरिट वॉरियर वो होता है जो इस दुनिया में स्पिरिट पावर के साथ पैदा होता है और प्राचीन काल से ही ऐसा होता आया है कि जो स्पिरिट वॉरियर्स हैं वो ऊंचे खानदान में पैदा होते हैं
जैसे कि मिस टीना का खानदान। इसीलिए मिस टीना को ये समझ नहीं आता कि एक फुद्दू से परिवार में पैदा हुआ एक फुद्दू सा लड़का आखिर उसके पास स्पिरिट पावर कैसे है। साथ ही टीना ने बचपन से ही इन स्पिरिट वेपन्स को कंट्रोल करने के लिए बहुत खतरनाक वाली प्रैक्टिस की है, ताकि एक दिन वो टियान गैंग ट्रायल में पार्टिसिपेट कर सके। दोस्तों, ये एक ऐसा ट्रायल होता है जिसमें स्पिरिट वॉरियर्स अपने वेपन्स के साथ एक दूसरे से मुकाबला करते हैं, और जो भी इस ट्रायल का विनर होता है उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरा किया जाता है। इसीलिए बाई यहाँ कहता है, कैसा रहेगा अगर तुम भी इस ट्रायल में हिस्सा लो। दूसरी ओर टीना भी इस ट्रायल को जीतना चाहती है, और इसीलिए वो जितना हो सके उतने स्पिरिट वेपन्स को कलेक्ट कर रही है, और इसीलिए वो चैंग के वेपन को भी हासिल करना चाहती है। और इसके बाद मिस टीना चैंग का जीना दुश्वार कर देती है। वो एकदम तिगड़म उड़न खटोला करती है, यहाँ तक कि चारों ओर उसके पोस्टर भी बंटवाती है कि मेरे साथ रातें गुजारने के बाद इसने मुझे छोड़ दिया, प्लीज इसे इसके कर्मों की सजा दो। बेचारे चैंग का जीना दुश्वार हो जाता है, और इसके बाद अब वो मिस टीना के साथ एक मीटिंग करता है। मैडम, क्या आपको अब तक समझ नहीं आया? मैं बाई को नहीं बेचना चाहता। बाई सिर्फ मेरा वेपन नहीं, मेरा दोस्त भी है, और इसके अलावा मैं भी टियान गैंग ट्रायल में हिस्सा लेने वाला हूँ, और वहाँ वही जीतेगा जिसमें ज्यादा ताकत होगी। और जितना ताकतवर बाई है, मुझे पूरा यकीन है हर मुकाबले में वही जीतेगा। यहाँ पर टीना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि इस ट्रायल के लिए वो बचपन से मेहनत करती आ रही है, और ये फुद्दू सा लड़का ऐसे ही आकर ट्रायल में जीत जाएगा। इसीलिए वो चैंग से कहती है, तुम जैसा फुद्दू सा लड़का उस ट्रायल में जरा भी नहीं टिक पाएगा, क्योंकि वो जिंदगी और मौत का खेल होता है। इसीलिए तुम्हें चुपचाप अपना वेपन मुझे दे देना चाहिए। पर बेचारा चैंग बचपन से ही उस पर किसी को भी यकीन नहीं था, उसके खुद के पिता तक को भी नहीं, कि वो अपनी जिंदगी में कुछ कर पाएगा। चैंग कहता है, मैडम, अगर तुम्हें अपनी काबिलियत पर इतना ज्यादा यकीन है तो मुझसे बाई को क्यों खरीदना चाहती हो? लेकिन अब टीना का माथा सटक जाता है। वो वहाँ एक डोमेन क्रिएट कर देती है, और अब बस समझ जाओ कि यहाँ पर लड़ाई होने वाली है। और मिस टीना के पास दो वेपन्स हैं, एक ये लड़की और एक ये लड़का। तो अब उनसे लड़ने के लिए यहाँ बाई भी अपने फॉर्म में आ जाता है, और इसके बाद बाई एक साथ टीना के दोनों वेपन से लड़ने लगता है, और वो उन दोनों को ही कड़ी टक्कर दे रहा था। और यही देखकर टीना समझ जाती है कि ये स्पिरिट वेपन अर्थ लेवल का होगा। आखिर इतना ज्यादा ताकतवर वेपन उस फुद्दू के पास कैसे? लेकिन एक मिनट, उन दोनों से एक साथ लड़ने के बावजूद भी उसके चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं दिख रहा। दोस्तों, मिस टीना के ये दोनों वेपन्स हेवन लेवल के हैं, इसीलिए चैंग को यहाँ बाई की थोड़ी चिंता होने लगती है, क्योंकि इस वक्त बाई अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता है। टीना कहती है, जितना मैंने सोचा था ये वेपन उससे ज्यादा टफ है। लेकिन तभी अचानक वहाँ एक बंदा एंट्री लेता है और कहता है, मैं भी इस लड़ाई में शामिल होना चाहता हूँ। और दोस्तों, ये बंदा तियानजुन हॉल से है, और इसका नाम आओ तियान है, और इसके साथ है इसका साथी दोस्त। उसे देख टीना कहती है, आओ तियान, तुम बार बार मेरे काम के बीच क्यों आते हो? क्या तुम मुझसे पिटना चाहते हो? वो कहता है, तुम्हारा ये जो घमंड है ना, इसे चेयरमैन माफ कर सकते हैं, मैं नहीं। और तुम यहाँ इस बच्चे के साथ लड़ने आई हो, मुझे तो इसका वेपन कुछ खास नहीं लगता। ये सुन चैंग कहता है, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हारे तियानजुन हॉल में बहुत सारे हेवनली वेपन्स हों। ये बात सुनते ही आओ तियान अपने वेपन को सम्मन करता है, जो कि हेवन लेवल का होता है। आओ तियान कहता है, बच्चे, अगर तुम यहाँ से भागना चाहते हो तो भाग जाओ। पर चैंग कहता है, मैं इतनी सुंदर लड़की को यहाँ अकेले छोड़कर भाग तो नहीं सकता। ये बात सुन टीना शर्माने लगती है। सो चैंग कहता है, अरे मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, मैं तो इन पिंकी मोहतरमा की बात कर रहा हूँ। ये देख आओ तियान कहता है, क्या बे चिरकुट, तू मेरा सामना अपने इस पिच्चे से वेपन के साथ करेगा? ये बात सुनते ही बाई आओ तियान के ऊपर एक हमला कर देता है, लेकिन वहाँ कोई निंजा टाइप लड़की आकर आओ तियान को बचा लेती है, और अगले ही पल में मिस टीना अपने वेपन से आओ तियान के कीशन पर हमला कर देती हैं। कीशन जियान के हमले को रोक लेता है, और इसके बाद वो उसे खुद से दूर करके मिस मोई के हमले को भी रोक लेता है। अब इसके बाद इनके बीच फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन कीशन को यहाँ एक दिक्कत आ रही थी। जियान और मोई का टीम वर्क बहुत ज्यादा परफेक्ट होता है, इसलिए एक के बाद एक लगातार कीशन पर हमले होते जा रहे थे। वहीं यहाँ बाई सामना कर रहा है इस निंजा का, और दोस्तों, इस निंजा की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। ये बहुत तेजी के साथ बाई पर कई हमले करती है, पर बाई इसके सभी हमलों से बच जाता है। और यही देख ये निंजा सोचती है कि क्या ये वेपन सच में सिर्फ अर्थ लेवल पर है। तभी मिस टीना अपने वेपन्स जियान और मोई को अपनी अल्टीमेट पावर यूज करने को कहती है। अब इसके बाद जियान अपनी सीक्रेट आर्ट्स का यूज करता है, जिस वजह से कीशन कमजोर होकर अपने घुटनों पर आ जाता है।
और इसके बाद मिस मोई अपनी सीक्रेट आर्ट का यूज करती हैं, जिस वजह से कीशन अब यहाँ आग में जलने लगता है। हमें जानने को मिलता है कि जियान और मिस मोई हस्बैंड वाइफ हैं और इन दोनों की स्पेशल आर्ट्स एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं और इनकी ये स्किल्स टॉप रैंक की हैं और इन दोनों के एक साथ होने पर इन्हें हरा पाना लगभग नामुमकिन है। यही देख नोलैन आओतियान से कहता है अभी के लिए हमें वापस लौट जाना चाहिए और इसकी रिपोर्ट चेयरमैन को देनी चाहिए। चैंग कहता है छू छू चलो भागो यहाँ से। अब आओतियान को ना चाहते हुए भी यहाँ से अपने साथियों के साथ भागना पड़ता है और इसके बाद मिस टीना चैंग से कहती हैं देखो अभी के लिए मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम करने को तैयार हूँ, तो अभी हम पार्टनर्स हुए। ये बात सुन हमारा चैंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो अपनी जिंदगी में पहली बार किसी लड़की के साथ हाथ मिलाने वाला था। अब अगले सीन में आओतियान इन सब की खबर अपने चेयरमैन को देता है। चेयरमैन गुस्से में आकर कहता है मैं धीरे धीरे ये कोशिश कर रहा था कि उस टीना को अपने साथ मिला लूं, लेकिन तुमने सारा गुड़ गोबर कर दिया। आओतियान माफी मांगते हुए कहता है मैं क्या करता मास्टर, वो लड़की हर बार आपकी बेइज्जती करती है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं उसे सबक सिखा दूं। अब इसके बाद यहाँ बैठा एक और बंदा कहता है इन लोगों की बताई बातों के मुताबिक वहाँ एक और वेपन था, है ना? शायद से उस वेपन में कुछ अनोखी काबिलियत है। हमें इनके चेयरमैन की आवाज आती है। आओतियान की बेवकूफी की वजह से मुझे डर है कि वो स्पेशल वेपन कहीं मिस टीना के साथ ना हो जाए। तभी इस बंदे के बगल में बैठी ये लड़की कहती है वो टीना हर बार मास्टर के ऑफर को रिजेक्ट कर देती है, पता नहीं खुद को क्या समझती है वो। तभी आओतियान कहता है वो लड़की ना बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड गर्ल है। मैंने सुना था कि जब एक बार वो मौत की कगार पर थी तभी उसके वेपन सम्मन हुए थे। और दोस्तों ऐसी सम्मनिंग को डेथ सम्मन कहते हैं। हमें जानने को मिलता है कि स्पिरिट वॉरियर्स दो तरह से स्पिरिट वेपन्स को सम्मन कर सकते हैं। पहला होता है डेथ सम्मन। ऐसे में स्पिरिट वॉरियर मौत की कगार पर होने पर नर्क के द्वार तक पहुंचने के बाद अपना वेपन सम्मन कर पाता है। और जो दूसरा तरीका होता है वो होता है एक रिचुअल परफॉर्म करके। और क्योंकि मिस ई और जियान हस्बैंड वाइफ हैं, इसीलिए मिस टीना एक ही बार में दो वेपन सम्मन कर पाती है। पर क्योंकि टीना ने एक ही बार में दो हेवन लेवल के वेपन्स को सम्मन कर लिया था, इसीलिए अब वो और हेवन लेवल के वेपन्स को सम्मन नहीं कर सकती है। और दोस्तों इन रिचुअल्स को आप पैसे देकर भी परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, वरना मिस टीना की फैमिली बहुत अमीर है, बहुत ज्यादा। अब इसके बाद चैंग मिस टीना से पूछता है कि वैसे ये टियानजुन हॉल क्या चीज है। वो बताती है कि टियानजुन हॉल सैकड़ों सालों से एग्जिस्ट करता आया है और ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम सिर्फ वेपन्स कलेक्ट करना है। और तियानजुन क्लैन के साथ जियान और मिस मोई का बड़ा पुराना रिश्ता है, इसीलिए ये लोग मिस टीना से लड़े बिना ही उन्हें अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं। और वैसे भी टीना से लड़ना कोई फायदे का सौदा नहीं होगा क्योंकि उसके पास दो हेवन लेवल के वेपन्स हैं। तभी यहाँ ये बंदा कहता है टियान गैंग ट्रायल जल्द ही आने वाला है और भले ही मिस टीना कितनी ही चालाक क्यों ना हो, वो अकेले इस ट्रायल को नहीं जीत सकती है, इसीलिए अब वो शायद उस चैंग नाम के लड़के को अपनी टीम में शामिल करेगी। और यहाँ मिस टीना चैंग से कहती है बी माई मैन। अरे उसके कहने का मतलब है कि चैंग उसकी टीम में जुड़ जाए। चैंग कहता है आपका साथ देने में मेरा क्या फायदा होगा। वो कहती है कि कल रात की फाइट के बाद तियानजुन हॉल अब तुम्हारी भी दुश्मन बन गई है और वो लोग तुमसे कल रात का बदला लेने जरूर आएंगे। वो लोग तुम्हें मार भी सकते हैं, लेकिन अगर तुम मेरे साथ शामिल हो जाओ तब मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। चैंग कहता है मुझे आपका साथ देने में कोई एतराज नहीं है, पर कहीं इसमें मेरी जान को खतरा तो नहीं है ना। ये बात सुन टीना चैंग से पूछती है कि जिस बंदे को उसने पार्क में हराया था उस बंदे के साथ क्या हुआ, चैंग को पता है? दोस्तों चैंग नहीं जानता कि उस बंदे को हराने के बाद उसके साथ क्या हुआ। सो यहाँ बाई उसे बताता है कि जब किसी शख्स का वेपन खत्म हो जाता है तब उसका मास्टर भी मारा जाता है, क्योंकि एक स्पिरिट वॉरियर अपने स्पिरिट वेपन के साथ अपनी आत्मा से जुड़ा होता है। ये बात सुन चैंग के होश उड़ जाती हैं, क्योंकि उसे समझ आता है कि वो बंदा जिसके साथ उसने पार्क में फाइट की थी वो मर चुका है। और यहाँ तियानजुन हॉल ये डिसाइड करते हैं कि ये मिस टीना और चैंग से फाइट करेंगे। और इसके बाद हमें एक अजीब से शख्स की झलक भी देखने को मिलती है। और वहीं यहाँ पर ये जान कि इन लड़ाइयों में लोग मारे भी जाते हैं, चैंग घबरा जाता है। यही देख बाई कहता है अगर तुम्हें इतना डर लग रहा है तब तुम्हें मुझे मिस टीना को दे देना चाहिए और अपने कमरे में जाकर छुप जाना चाहिए। लेकिन चैंग फैसला करता है कि वो भी इस ट्रायल में हिस्सा लेगा। और दोस्तों आज से ये लोग एक टीम है। इसके बाद मिस टीना चैंग को अपने घर बुलाती हैं
ताकि वो उसे इस ट्रायल के बारे में और भी बातें बता सकें। लेकिन जब चैंग मिस टीना के घर पहुंचता है तब उसका मुंह इतना बड़ा घर देख खुला का खुला रह जाता है। अब दरवाजा खुलते ही बहुत सारी मेट्स इनका वेलकम करती हैं। मिस टीना यहाँ कहती हैं कि आज से तुम भी मेरे साथ यहीं रहोगे और मिस टीना ने सारी अरेंजमेंट्स कर दी हैं। टीना ने चैंग की माँ को भी कुछ दिनों के लिए यहीं बुला लिया है, वरना वो घर पर अकेली रह जाती। टीना कहती है, आंटी इसे अपना ही घर समझिए और आराम से यहाँ आराम कीजिए। अब इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि टीना को चैंग के परिवार की काफी फिक्र हो रही थी, इसीलिए उसने चैंग की माँ को यहीं बुला लिया। उसने चैंग के पिता को भी बुलाया था पर वो इस वक्त काफी बिजी हैं, इसीलिए वो यहाँ आ नहीं सके। अब आगे टीना चैंग को बताती है कि कोई भी स्पिरिट वॉरियर अपने पास बस 2 ही हेवन लेवल के स्पिरिट वेपन्स को रख सकता है। इसका मतलब तुम्हें एक और बार ट्राई करना चाहिए, हो सकता है तुम्हें एक और बहुत अच्छा वेपन मिल जाए। पर चैंग कहता है कि इस रिचुअल को करने में तो 1 लाख रुपए लगते हैं, मेरे पास तो चवन्नी भी नहीं है। मिस टीना कहती हैं कि अरे मैं हूं ना। अब इसके बाद मिस टीना समनिंग रिचुअल को परफॉर्म करती हैं, जिससे यहाँ एक समनिंग सर्कल अपीयर हो जाता है और इसके बाद चैंग फिर से अपनी स्पिरिट को वेपन्स की दुनिया के दरवाजे के पास पाता है और उस दुनिया से निकलती है एक फीमेल वेपन। मेरा नाम है जी हुआ और आपके बुलाने पर मैं आ चुकी हूँ मास्टर। इसे देख बाई कहता है, एक अर्थ लेवल की छोटी बच्ची। ये बात सुन जी हुआ बाई को चिढ़ाते हुए बोलती है, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। अब यहाँ इनके बीच खतरनाक लड़ाई हो सकती थी, तो चैंग यहाँ मामले को शांत करता है और इसके बाद ये चैंग से कहती है, आप ना मुझे थोड़े थोड़े मेरे पुराने मास्टर की तरह लगते हो। उनका नाम फेंग शियान था। दोस्तों, फेंग शियान हिस्टोरिकल पीरियड के 3 किंगडम्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जनरल था। और इसके बाद जी हुआ कहती है कि पिछली बार मैं अपने मास्टर को बचा नहीं पाई थी, लेकिन इस बार मैं आपकी हिफाजत करूंगी, माई न्यू मास्टर। अब इसके बाद टाइम आता है डिनर का। इतना सारा खाना देख जी हुआ के मुंह में पानी आ गया था और इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि ये खाना चैंग की माँ ने बनाया है और ये खाना खाते ही जी हुआ को जन्नत का एहसास होता है। टीना भी ये देख हैरान हो जाती है कि चैंग की माँ कितना स्वादिष्ट खाना बना लेती हैं। अरे हमारे बाई को भी ये खाना बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर मिस्टर जियान अपनी मोहतरमा को अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर सबको चैंग की माँ के हाथों का खाना बहुत ज्यादा पसंद आता है। अब डिनर के बाद हम देखते हैं कि बाई और जीहुआ के बीच इस बात को लेकर बहस हो जाती है कि नूडल्स ज्यादा अच्छे थे या फ्राइड फिश। अब तभी यहाँ पर 3 अलग वेपन्स आते हैं। इन्हें देख जीहुआ कहती है कि अरे तुम तीनों तो वही हो ना जिनके साथ पिछली बार मैंने एक बहुत लंबी लड़ाई की थी। और इसके बाद ये लोग एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और हमें जानने को मिलता है कि ये 3 वेपन्स भी मिस टीना के ही हैं। लेकिन यहाँ इन दोनों स्त्रियों के बीच फाइट होने लगती है। सो चैंग यहाँ पर जीहुआ को पकड़ लेता है, जिसके बाद बेचारी कुछ कर ही नहीं पाती। अब इसके बाद एक मेड आकर कहती है कि अब आपको नहा लेना चाहिए। अब इसके बाद हम एक हॉट स्प्रिंग में मिस टीना को नहाते हुए देखते हैं। मिस टीना यहाँ पर हॉट स्प्रिंग में आकर बैठ जाती हैं और यहाँ मिस टीना के दिमाग में बस चैंग की ही बातें चल रही हैं कि तभी वहाँ पर चैंग और बाई आ जाते हैं। इसीलिए मिस टीना को पानी के अंदर छुपना पड़ता है और फिर वो दोनों सीधा हॉट स्प्रिंग में आ जाते हैं और यहाँ तक कि चैंग मिस टीना के सिर पर बैठ जाता है, जिस वजह से टीना को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। लेकिन तभी ये दोनों उठकर यहाँ से नहाने के लिए जाने लगते हैं। पहले ये दोनों अपनी बॉडी साफ करेंगे, उसके बाद हॉट स्प्रिंग में नहाने के लिए आएंगे। इसी दौरान मौका देखकर मिस टीना बाहर निकल आती हैं और फैसला करती हैं कि वो एक दिन चैंग का खेल खत्म कर देंगी, क्योंकि आज चैंग ने बहुत बड़ी गुस्ताखी कर दी है। लेकिन इसके बाद ये छुपकर उन दोनों की बातें सुनने लगती हैं। बाई पूछता है कि तुमने मिस टीना की मदद करने का फैसला क्यों किया। वो कहता है, यार इतनी प्यारी लड़की को कुछ टुच्चे से आदमी परेशान कर रहे थे। एक मर्द होने के नाते आखिर मैं ये कैसे अनदेखा कर सकता था। और इसके अलावा वो दिल की काफी अच्छी है, वो मेरे अलावा मेरे परिवार की भी परवाह करती है, बस इसीलिए मैं उसकी मदद करना चाहता था। बाई कहता है, मिस टीना को तुम्हारी ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। चैंग कहता है कि पागल है क्या, उसके सामने मैं कभी कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा। लेकिन मिस टीना तो ये सब सुन चुकी हैं। टीना यहाँ से ये कहकर चली जाती है, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी मदद। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि चैंग की माँ यहाँ से जाने का डिसाइड करती हैं, क्योंकि अगर वो यहाँ रहेंगी और उनके हस्बैंड घर पर पहुँच गए तो उनका ख्याल वहाँ कौन रखेगा। टीना कहती है, आंटी आपको कोई भी काम पड़े ना बस मुझे कॉल कर देना, ओके। अब इसके बाद चैंग की माँ यहाँ से चली जाती हैं और उनके जाते ही टीना कहती है, हमारे पास आराम करने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है, हमें खुद को और ज्यादा ताकतवर बनाना होगा और तुम्हें एक बहुत ही स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। अब इसके बाद चैंग की
इंटी पिंटी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। जियान और मिस ई चैंग की ट्रेनिंग करवाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक मेडिकल असिस्टेंट वाली वेपन बाई का एग्जामिनेशन करती है। ये एक ऐसी वेपन है जिसके पास लड़ने की कुछ खास काबिलियत नहीं है, इसे बस मेडिकल की नॉलेज है। और बाई की फिजिकल रिपोर्ट देखकर ये कहती है तुम एक होली वेपन हो, लेकिन अगर तुम इसी तरह से लड़ते रहे तब तुम नहीं बच पाओगे। यानी कि शायद से बाई की हालत कहीं ना कहीं खराब होती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि चैंग इन सब के साथ एक बुक खरीदने के लिए आया है। चैंग की ऐसी हरकतें देख टीना कहती है ये ना बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह है। लेकिन ये बात सुनते ही मिस ई थोड़ी उदास हो जाती हैं और कहती हैं कि पिछली जिंदगी में तो हम मिल नहीं सके, पर मैं उम्मीद करती हूँ कि इस जिंदगी में हम अपने बच्चे से मिल सकें। इसके बाद हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो कहता है कि पिछली जिंदगी में आप दोनों ने मुझे छोड़ दिया था और इस जिंदगी में भी आप दोनों वैसा ही करेंगे, इसीलिए मैं आपसे मिलना ही नहीं चाहता। और तभी ये दोनों इस बच्चे को अपने पीछे देखते हैं और उसे देखते ही समझ जाते हैं कि ये उन्हीं के बेटे का रीइंकार्नेशन है। और तभी ये बच्चा अपने वेपन को भी सम्मन कर लेता है और तभी बाई को भी एक पावरफुल स्पिरिट पावर महसूस होती है। इसके बाद टीना यहाँ पर एक डोमेन क्रिएट कर देती है। दोस्तों इस बच्चे का नाम चिन है और यहाँ पर जियान को चिन के स्पिरिट वेपन में से बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रेशर फील होता है। अब इसके बाद जियान ट्रांसफॉर्म होकर पहले हमला करने के लिए जाता है, पर चिन का वेपन जियान को पीछे धकेल देता है। दूसरी ओर चैंग और बाई भी तेजी से भागते हुए टीना के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों ये पुराने एंशिएंट वेपन्स में से एक है ताइशू, इसीलिए ये बहुत ज्यादा ताकतवर भी है। और इसके बाद ताइशू और जियान के बीच फाइट होने लगती है। जियान यहाँ थोड़ा जख्मी भी हो जाता है। ये देख मिस ई भी ट्रांसफॉर्म होकर ताइशू से लड़ने के लिए आ जाती हैं, क्योंकि ताइशू एंशिएंट टाइम्स का एक होली वेपन है। इसीलिए टीना इन दोनों से इनकी स्पेशल आर्ट्स यूज करने को कहती है, जिसके बाद ये दोनों एक साथ अपनी स्पेशल आर्ट्स का यूज करते हैं। पर ताइशू इन दोनों के हमलों को बहुत ही आसानी से रोक लेता है, जो देख इन तीनों के होश उड़ जाते हैं। और यही देख ताइशू कहता है कि इतने हैरान क्यों हो रहे हो, कहीं वो कॉम्बो अटैक तुम्हारा हुकुम का इक्का तो नहीं था? वो तो बड़ा कमजोर था। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक स्पेशल अटैक क्या होता है। और इसके बाद ये अपनी पावर से एक पावरफुल अटैक करता है और यह हमला बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। दोस्तों इस हमले से जमीन बीच में से कट जाती है, पर जियान और मिस ई अभी भी सही सलामत होती हैं। इसीलिए चिन कहता है यार इन्हें जल्दी खत्म करो, मुझे घर जाकर कार्टून देखने हैं। अब इसीलिए ताइशू इन सब को खत्म करने के लिए एक फाइनल अटैक करता है, पर वक्त पर चैंग यहाँ आकर मिस टीना को बचा लेता है। ये देख ताइशू चैंग पर भी हमला कर देता है, पर बाई अपने बैरियर से उन्हें प्रोटेक्ट कर देता है। बाई को देख ताइशू थोड़ा हैरान हो जाता है। बाई कहता है क्या तुम मुझे जानते हो? माफ करना पर मैं तुम्हें नहीं जानता। ताइशू कहता है मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये घटिया चेहरा फिर कभी देखूंगा। और इसके बाद ताइशू मन में कहता है आखिर ये इस दुनिया में कैसे आ सकता है। और इसके बाद ताइशू फिर से एक पावरफुल अटैक की तैयारी करने लगता है। और इसी दौरान चिन को एक अजीब सी आवाज परेशान करने लगती है। चिन को तकलीफ में देख ताइशू चिन के पास पहुंच जाता है और कहता है आज तो मैं तुम सबको जाने देता हूँ, पर अगली बार मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। और इसके बाद ताइशू चिन को लेकर यहाँ से चला जाता है और अपने बच्चे की ऐसी हालत देख मिसी पूरी तरह से टूट जाती हैं। चैंग यहाँ पूछता है कि आपका बेटा आपसे नफरत क्यों करता है। अब अगले सीन में हम इन सबको मेंशन में देखते हैं। चैंग यहाँ फिर पूछता है कि आखिर वो आप दोनों से नफरत क्यों करता है। मिसी कहती हैं कि इसकी कुछ वजहें हैं। मेरे पिता ओएजी का जन्म एक बहुत ही अनोखे मुहूर्त में हुआ था और उन्हें फर्स्ट स्वॉर्ड्समिथ के नाम से जाना जाता था। एक दिन इन बाप बेटी को एक जख्मी लड़का मिला और ये जख्मी लड़का और कोई नहीं जियान था। इसके बाद जियान इन्हीं के साथ रहने लगा और वो मिस ई के पिता के साथ मिलकर स्वॉर्ड्समिथ का काम भी करने लगा। और फिर धीरे धीरे इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। पर एक दिन महाराज की ओर से मिस ई के पिता को एक आदेश मिला कि वो महाराज के लिए 3 तलवारें बनाएं। जिसके बाद जियान और मिस ई के पिता ने एक साथ मिलकर 3 अनोखी तलवारें बनाई। तलवारें बनाने के बाद इनका परिवार एक सफर पर निकल गया। एक ऐसा सफर जिसमें ये लोग ताकतवर तलवारें बनाते। चलते चलते ये लोग एक पहाड़ के पास पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर इन्होंने तलवारें बनाना शुरू कर दिया। और 3 साल के बाद इन्होंने एक तलवार बनाई जिसे पूरे यूनिवर्स में द बेस्ट स्वॉर्ड का दर्जा भी मिला। और दोस्तों इस वक्त वो तलवार टियानजुन हॉल के मास्टर जन लू के पास है। लेकिन
तलवारें बनाने के बाद जब ये अपने गांव में वापस पहुंचे तब वहां एक युद्ध चल रहा था और युद्ध की वजह से जियान और मिस ई अपने पिता से अलग हो गए और उसके बाद ये लोग अपने पिता से वापस कभी नहीं मिले। इसके बाद वहां के महाराज ने इन्हें फिर से एक आदेश दिया कि ये फिर से उनके लिए अनोखी तलवारें बनाएं, पर इस बार इन्होंने मना कर दिया और इसीलिए गुस्से में आकर उस राजा ने उस गांव को ही पूरी तरह से चला दिया जिसमें ये रहा करते थे। और इसके बाद ना चाहते हुए भी इन्होंने 2 होली कोर्स से तलवारें बनाने का काम शुरू कर दिया। लेकिन होली कोर्स से बनने वाली तलवारों को बनाने का रिचुअल बहुत अलग होता है। इन्होंने आग में अपने खून की आहुति भी दी और आखिरकार ये तलवारें बनाने में कामयाब रहे। वैसे इस टाइम तक मिसी गर्भवती हो चुकी थी और क्योंकि जियान को राजा की नियत पर शक था इसीलिए वो अपने साथ सिर्फ फीमेल स्वॉर्ड को लेकर गया और उसने मेल स्वॉर्ड को अपनी बीवी के पास छुपा कर रख दिया। और इसके बाद वही हुआ जिसका जियान को डर था। राजा ने जियान को मरवा दिया और फिर उसने मिस ई को भी ढूंढकर उन्हें भी मरवा दिया। लेकिन इस वक्त तक मिस ई अपने बच्चे को जन्म दे चुकी थी और उनके बच्चे को एक बूढ़े आदमी ने बचा लिया था और फिर उसी ने उस बच्चे का पालन पोषण किया। थोड़ा बड़ा होने के बाद वो बच्चा अपने माता पिता की मौत का बदला लेने गया पर वो राजा का कुछ नहीं बिगाड़ सका। जिसके बाद उसी बूढ़े आदमी ने इनके बेटे को एक बात बताई कि अगर वो अपनी बलि दे दे तब वो अपने माता पिता का बदला ले सकता है। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी इनके बच्चे का सिर राजा के पास लेकर गया। ये देख राजा बहुत ज्यादा खुश हुआ, लेकिन अगले ही पल में ना जाने क्या हुआ। उस कटे हुए सिर ने अचानक से राजा की गर्दन पर वार किया और अपने दांतों से उसके गले की नस पर वार करके राजा को खत्म कर दिया। और फिर उस बूढ़े आदमी ने इनके बच्चे और राजा के सिर को और साथ ही अपने सिर को काटकर एक घड़े में डाल दिया। और क्योंकि अब ये तीनों एक साथ मरे थे इसीलिए इन तीनों की आत्माएं आपस में मिक्स हो गईं और फिर चिन के रूप में रीइंकार्नेट हुई। इसीलिए चिन की आत्मा फुल्ली कंप्लीट नहीं है। चैंग कहता है कि इस वक्त हम चिन की मदद के लिए कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उसके पास ताइशू है जो कि एक होली वेपन है। टीना कहती है कि हाँ ये सच है कि ताइशू की ताकत बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए इन्हें कोई ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जिससे ये लोग ताइशू का सामना किए बिना ही चिन को ठीक कर सकें। अब अगले दिन किसी के कॉल से चैंग की आंख खुलती है और जैसे ही चैंग कॉल उठाता है वो हैरान हो जाता है। दूसरी ओर हम टीना के साथ इस शख्स को बैठा हुआ देखते हैं जिसे हम एक बार पहले भी देख चुके हैं और ये यहाँ मिस टीना से कुछ बात करने आया है। इसके पास कुछ जानकारी है जो मिस टीना के लिए बहुत फायदे की साबित हो सकती है। वहीं हम चैंग को उसके पिता के साथ देखते हैं। दोस्तों चैंग को वो कॉल उसके पिता ने ही किया था और उसके पिता यहाँ कहते हैं तुम्हारी माँ से मुझे पता चला, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ऐसी बचकानी हरकतें नहीं करनी चाहिए, तुम्हें अपने घर में रहना चाहिए ना कि किसी अमीर बाप की लड़की के साथ। दोस्तों कुल मिलाकर चैंग के पिता यहाँ उसे डांट रहे हैं। अब बाहर आकर चैंग इन्हें अपना दुखड़ा सुनाता है। अरे मेरे पापा तो कुछ समझते ही नहीं यार, उन्हें समझ नहीं आता कि मैं कॉलेज में आ गया हूँ, वो तो मुझे किसी छोटे बच्चे की तरह डांटते हैं। वहीं यहाँ मिस टीना कहती हैं मैनेजमेंट वालों को हमें स्पिरिट वॉरियर्स के मामले में दखल अंदाजी करने की इजाजत नहीं है। ये शख्स कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, मैं तो बस आपको कुछ बताने आया हूँ कि आखिर क्यों मिस ई और मिस्टर जियान के बेटे चिन का बिहेवियर इतना खराब है। इन सब के पीछे तियान जुन हॉल के मास्टर का हाथ है। और इसके बाद हमें डार्क सेरेमनी के बारे में पता चलता है। दोस्तों ये भी एक सम्मन सेरेमनी है, लेकिन इसमें एक इंसान की बलि दी जाती है जिसके बाद एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन सम्मन किया जा सकता है। लेकिन उस वेपन में इमोशंस नहीं होते, वो वेपन बस लोगों की जान लेने की एक मशीन होता है। और ताई जुन हॉल के मास्टर ने भी वेपन्स कलेक्ट करने के लिए बहुत सारे लोगों की जान ली है। महाशय की बातें सुन टीना पूछती है कि क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है। वो कहता है मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है, पर एक और इन्फॉर्मेशन है जान लू की हेवन लेवल स्किल के बारे में। तभी यहाँ मिस टीना को एक मैसेज आता है, एक फोटो जो कि चिन ने भेजी थी। चिन कुछ लोगों को आग के बीच में रखकर सेल्फी ले रहा है। ये देखते ही मिस ई यहाँ से चली जाती हैं और तभी मिस टीना इस बात की खबर चैंग को देती हैं और 10 मिनट के अंदर उसे जल्द से जल्द अपने मेंशन में वापस आने को कहती हैं। जिसके बाद चैंग कहता है लगता है कोई बहुत बड़ी परेशानी आ गई है, हमें जल्दी से वापस लौटना होगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ये तीनों उस लोकेशन पर पहुंच चुके हैं जहां पर कुछ देर पहले चिन था और थोड़ी ही देर में यहाँ एक डोमेन अपीयर हो जाता है। मिस टीना समझ जाती हैं कि ये एक जाल था जो इन्हें यहाँ बुलाने के लिए बिछाया गया था और इससे पहले कि वो चैंग को इस बारे में इन्फॉर्म कर पाती कोई चीज आकर उनके फोन में लगकर उनके फोन को तोड़ देती है। दोस्तों यहाँ पर ताई जुन हॉल के
ये मेंबर्स आ चुके हैं और ये मिस टीना को अपने साथ लेने आए हैं, लेकिन टीना इनके साथ चलने से साफ इनकार कर देती है। सो अब ये लड़की टीना से लड़ने के लिए आती है। यहाँ मिस ई चिन को समझाने की कोशिश करती हैं, पर चिन उनकी कोई बात सुनता ही नहीं। लेकिन इसके बाद इस लड़की से लड़ने के लिए मिस ई और जियान ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। लेकिन अगले ही पल में ये लड़की यहाँ एक बहुत ही खतरनाक हमला करती है और उस हमले से टीना को बचाते वक्त जियान जख्मी हो जाता है। दोस्तों, इस लड़की की ताकत ताइशू के लेवल की होती है, लेकिन टीना को ये समझ नहीं आता कि एक इंसान इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। ये लड़की कहती है, तुम जैसी अमीर खानदान में पैदा हुई लड़की ये कभी नहीं समझ पाएगी कि इस ताकत को पाने के लिए मैंने कितना दर्द सहा है। इसके बाद जियान और मिस ई अपनी स्पेशल आर्ट्स का यूज करते हैं। दूसरी ओर बाई तेजी से चैंग को उड़ाते हुए ले जा रहा था, क्योंकि बाई को मिस टीना और उनके वेपन्स की बहुत फिक्र हो रही थी। वहीं यहाँ हम देखते हैं कि इन दोनों की ये कंबाइन स्किल जो इनके ओपोनेंट की पावर को कम कर देती है, इसका इस लड़की पर कोई असर नहीं होता। दूसरी ओर बाई चैंग को हार्मोनी इंस्टॉलेशन के बारे में बताता है। ये एक ऐसा स्टेज होता है जिसमें एक स्पिरिट और उसका मास्टर आपस में एक साथ जुड़ जाते हैं, और इस वक्त यही इस लड़की के साथ हो रहा है। ये भी अपने वेपन के साथ कंबाइन हो चुकी है और इसके बाद ये मोहतरमा एक साथ ही जियान और मिस ई से लड़ने लगती है और ये अकेली ही उन दोनों पर भारी भी पड़ती है। यहाँ तक कि इसके एक वार से जियान बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और जब मिस ई उसे दूर हटाने जाती हैं, तब वो मिस ई को भी लात मार के जख्मी करके दूर गिरा देती है और इसके बाद एक और अटैक करती है, जिससे इन दोनों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। और इसके बाद ये फिर से टीना से पूछती है, तुम मेरे साथ चलोगी या नहीं। टीना को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि मिस ई और जियान बहुत ज्यादा तकलीफ में होते हैं। टीना के कुछ भी जवाब ना देने पर ये लड़की फिर से इन दोनों पर हमला कर देती है और अब इन दोनों को इतनी ज्यादा तकलीफ में देख मिस टीना कहती हैं, प्लीज अब तुम दोनों लड़ना बंद कर दो, हम उससे नहीं जीत पाएंगे। लेकिन तभी अचानक एक अजीब सा साया उसके सामने आकर कहता है, रोने से कुछ नहीं होता। मिस टीना कहती हैं, पर मैं इस वक्त कुछ नहीं कर सकती, हमारा दुश्मन इस वक्त हार्मोनी इंस्टॉलेशन में है। वो साया कहता है, तुमने बचपन से अब तक इतनी ज्यादा मेहनत की और अब तुम हार मान रही हो। और इसके बाद जब वो मोहतरमा इन दोनों को खत्म करने वाली थी, तभी मिस टीना बीच में आ जाती हैं, क्योंकि वो इन दोनों को खोना नहीं चाहती। ये लड़की कहती है, मुझे लगता है कि अब तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए, हार मान लो और मेरे साथ चलो। लेकिन तभी मिस ई कहती हैं, मिस टीना आप हमारे लिए हमारी औलाद जैसी हैं, हमने आपको बचपन से अब तक बड़े होते हुए देखा है और हमें सच में आप पर गर्व है। और अगले ही पल में हम देखते हैं कि यहाँ बहुत तेज रोशनी चमकने लगती है, यानी कि दोस्तों इन तीनों के बीच हार्मोनी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है। यानी कि ये एक दूसरे के साथ एक इतना गहरा बॉन्ड बना चुके हैं कि अब ये हार्मोनी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि मिस टीना की फुल ट्रांसफॉर्मेशन होने लगती है, आउटफिट वगैरह चेंज हो जाते हैं और अब मिस टीना के पास ये दोनों तलवारें भी होती हैं। और ये देख ये लड़की हैरान रह जाती है। और अब यहाँ टीना कहती है, तुमने मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाया है और अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। टीना की बात सुन ये लड़की कहती है, इतनी ओवर कॉन्फिडेंट मत हो, तुम जिस लेवल पर अभी पहुंची हो मैं वहाँ बहुत पहले पहुंच चुकी हूँ। टीना कहती है, मैं समझ चुकी हूँ कि यहाँ तक पहुँचने के लिए तुमने भी बहुत दर्द सहा है, लेकिन तुमने मेरे परिवार के साथ जो किया है मैं उसके लिए तुम्हें माफ नहीं कर सकती। और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं। दूसरी ओर हम आउतियान और नोलन को देखते हैं, जो टीना के मेंशन के पास आ चुके हैं। इनका प्लान है टीना के मेंशन को बर्बाद करना और इनकी मदद के लिए इनके साथ यहाँ बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन मेंशन के पास पहुँचते ही इन लोगों को रुकना पड़ता है, क्योंकि यहाँ इन्हें रोकने के लिए जी हुआ मौजूद थी। तुम सभी यहाँ से वापस चले जाओ, वरना मैं तुम सबकी टांगे तोड़ दूंगी। अब इसके बाद हमें पता चलता है कि दुश्मन के इस प्लान का अंदाजा बाई को पहले ही लग चुका था कि दुश्मन ने इनके लिए एक जाल बिछा कर रखा है। ये बात जानने के बाद चैंग यहाँ एक प्लान बनाता है, जिसमें ये सबसे पहले दुश्मन का सामना करने के लिए जी हुआ को भेजेंगे और अब इनकी जीत इसी प्लान पर डिपेंड करती है। और अब प्रेजेंट में दुश्मन जी हुआ की बात नहीं सुनते। आउतियान अपने वेपन से जी हुआ पर हमला बोल देता है। अब आउतियान कीशन के साथ जी हुआ का सामना करने लगता है और नोलन इनके बाकी के साथियों को ऑर्डर देता है कि ये लोग चौकन्ने रहें। दोस्तों हम देखते हैं कि जी हुआ कीशन को अपने पीछे भगाकर ले जा रही होती है और यही इनका प्लान होता है। जैसे ही बाकी के ये गद्दार मेंशन में अंदर जाने के लिए आगे बढ़ते हैं, इनका सामना करने के लिए सबसे पहले बाई आता है। दोस्तों शायद से ये हमें पास्ट का सीन दिखाया जा रहा है, जब टीना ने चैंग को कॉल करके
उसे मेंशन में आने के लिए कहा था। अब यहाँ टीना के बाकी के वेपन्स भी होते हैं और अब यहाँ पर इन लोगों के बीच फाइट होने लगती है। यहाँ पर मिस टीना के वेपन्स बहुत ही आसानी से विलन्स पर भारी पड़ रहे थे, वो उन्हें खत्म करते जा रहे थे। और तभी यहाँ बाई अपनी पावर का यूज करके बहुत सारे एनिमीज को एक ही बार में खत्म कर देता है। और जब तक चैंग बाहर आकर बाई को रोकता है कि वो इन सबको खत्म ना करे, तब तक काफी देर हो चुकी थी। बाई उन सभी को एक ही बार में खाक कर देता है। चैंग गुस्से में कहता है कि तुम्हें इन सबको मारने की क्या जरूरत थी। बाई कहता है, क्या तुम्हें ये बात अब तक समझ नहीं आई कि टियान गैंग ट्रायल में हिस्सा लेने का मतलब ही अपनी जान को दांव पर लगाना होता है। साथ ही अपने दुश्मन की जान लेते वक्त हमें जरा भी नहीं हिचकिचाना चाहिए। दूसरी ओर हम देखते हैं कि टीना अब जाकर इस लड़की पर हमला करती है और टीना का ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। इसकी ताकत इतनी ज्यादा होती है कि वो लड़की काफी दूर फेंक जाती है, लेकिन इसके बाद भी टीना लगातार हमले करना जारी रखती है और उसके हमले अब इस लड़की को काफी ज्यादा डैमेज पहुंचा रहे थे। बस 2 हमलों में ही ये लड़की बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाती है और एक पिलर से जाकर टकराती है और इसके बाद टीना उसके सामने आकर कहती है, शायद से मैं ये मुकाबला जीत चुकी हूँ। लेकिन वो लड़की यहाँ फिर से खड़ी होती है और टीना पर एक पावरफुल अटैक करती है, पर उसके हमले से बचकर टीना पलटवार करती है और इस हमले की वजह से वो लड़की बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ जाती है। अब इसका स्पिरिट वेपन इससे कहता है कि अब ये लड़की बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुकी है, हम इसे नहीं हरा पाएंगे और इसीलिए अब इस लड़की को यहाँ से भागना पड़ता है। चिन अपने वेपन के साथ ये सब देख रहा था कि टीना का हार्मोनी इंस्टॉलेशन काफी ज्यादा पावरफुल है। सो अब चिन भी यहाँ से जाने का फैसला करता है, लेकिन जाने से पहले वो कहता है, अगली बार जब हमारी मुलाकात होगी तब तुम सब मारे जाओगे। लेकिन दुश्मन के जाते ही हम देखते हैं कि टीना थक कर अपने घुटनों पर बैठ जाती है, क्योंकि उसने लगभग अपनी पूरी स्पिरिट पावर का यूज कर लिया है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जी हुआ कीशन को काफी ज्यादा दूर लेकर आ चुकी है। तभी आओ तियान कीशन को जी हुआ पर हमला करने को कहता है। कीशन जाकर सीधा जी हुआ पर अटैक करता है और यह अटैक काफी पावरफुल होता है। और तभी अचानक नोलन की वेपन पीछे से आकर जी हुआ पर हमला करती है, पर वक्त पर वहाँ बाई आकर जी हुआ को बचा लेता है। अब ये सब देखकर ये दोनों समझ जाते हैं कि ये इनका प्लान था, लेकिन फिर भी नोलन कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम इस जी हुआ और इस अजीब से वेपन के साथ हमारे 2 हेवन लेवल वेपन्स को हरा पाओगे? और इसके बाद ये दोनों एनिमी वेपन लड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं। ये निंजा तो खुद को गायब कर लेती है और वहीं बाई कीशन के हमले को रोकता है, लेकिन उसका हमला काफी पावरफुल होता है। हालातों को देख चैंग सोचने लगता है कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जी हुआ उसे प्रोटेक्ट कर रही है। वहीं बाई को अकेले कीशन का सामना करने में दिक्कत आ रही है। साथ ही इनका एक और वेपन है जो इस वक्त इनविजिबल है। तभी चैंग को एक आइडिया आता है और इसके बाद वो जी हुआ के साथ आओतियान पर हमला कर देता है, जो देख नोलन को अपने वेपन से आओतियान को बचाने के लिए जी हुआ को रोकना पड़ता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर बाई निंजा पर हमला कर देता है, पर हम देखते हैं कि कीशन एक बैरियर बनाकर निंजा को बचा लेता है और तभी जो निंजा होती है वो चैंग पर एक जानलेवा हमला कर देती है। अब इसके बाद हमें जी हुआ का उसके पुराने मास्टर के साथ लास्ट मोमेंट दिखाया जाता है, जहाँ जी हुआ का मास्टर उसकी आंखों के सामने मर रहा था। उसका मास्टर कहता है, माफ करना, पर अब मैं तुम्हें अकेला छोड़कर जा रहा हूँ, पर अब तक हमेशा मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया। और अब प्रेजेंट में हम देखते हैं कि चैंग पर हुआ हमला जी हुआ खुद पर ले लेती है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो जाती है। और इसके बाद जी हुआ पलटवार करके उस निंजा को खुद से दूर कर देती है, लेकिन अब उसकी हालत काफी खराब होने लगी है। वो कहती है, मुझे माफ कर दीजिए मास्टर, मैं आपकी ज्यादा कुछ मदद नहीं कर सकी। और यही कहकर जी हुआ अपना दम तोड़ देती है। और इसके बाद आमने सामने बचे हैं सिर्फ बाई और कीशन। अगले ही पल में कीशन अपनी तेज रफ्तार के साथ बाई पर हमला कर देता है और बाई उसके तेज हमलों से खुद को जैसे तैसे बचा पाता है। दोस्तों, कीशन की पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। वहीं जी हुआ की मौत की वजह से चैंग बहुत ज्यादा रो रहा था। वो यहाँ हर एक चीज का दोष खुद को देता है कि उसी की वजह से जी हुआ की जान गई है। और यहाँ चैंग के इतना ज्यादा अनस्टेबल हो जाने की वजह से अब कीशन बाई पर भारी पड़ने लगा है। कीशन एक बहुत ही खतरनाक हमला करता है और उस हमले को रोकने में ही बाई की बहुत ज्यादा ताकत खर्च हो जाती है। और अब कीशन बाई को खत्म करने वाला था कि तभी वहाँ पर मिस ई और जियान की तलवारें आ जाती हैं। मेरा मतलब तलवारों के रूप में वही आ जाते हैं और वो दोनों एक साथ कीशन पर हमला कर देते हैं। और तभी टीना यहाँ पहुंचकर जी हुआ की हालत देखती है और इसके बाद हम देखते हैं कि जी हुआ गायब होने लगती है। लेकिन दोस्तों, वो मरी नहीं है।
टीना ने जीहुआ को अपनी थोड़ी स्पिरिट पावर दे दी है, जिससे थोड़ा आराम करने के बाद जीहुआ ठीक हो जाएगी। चैंग ये बात जान चैन की सांस लेता है कि जीहुआ की जान बच चुकी है। और इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि दुश्मनों का सामना करने के बाद मिस टीना के बाकी के वेपन्स उनकी मदद के लिए उनके पास पहुंच चुके थे और उन्हीं की मदद के जरिए मिस टीना अपनी पावर को रिकवर करके यहाँ पर पहुंच सकी है। अब इसके बाद चैंग और मिस टीना दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद जियान और मिस ई जो कंबाइन अटैक करते हैं, उससे कीशन थोड़ा कमजोर पड़ जाता है और इतनी ही देर में बाई भी फिर से लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। हालातों को बिगड़ता हुआ देख आओतियान का दिमाग खराब होने लगता है और वो इस बार भागने से मना कर देता है और इस बार आओतियान अपनी स्पेशल आर्ट का यूज करेगा और इसके बाद आओतियान बिल्कुल ऐसा ही करता है और उसके ऐसा करते ही कीशन की पूरी पावर रिकवर हो जाती है। उसका ऑरा और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और इसके बाद जब मिस ई और जियान उस पर हमला करते हैं तब वो उनके हमलों को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। मिस टीना भी ये देख हैरान हो जाती है कि आखिर इसकी ताकत इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। तभी चैंग मिस टीना को आसमान में देखने को कहता है। आसमान में कुछ अजीब से सितारे चमकते हुए नजर आते हैं। चैंग कहता है हमें इसे जल्द से जल्द रोकना होगा वरना कुछ बहुत ही गलत हो सकता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कीशन अपनी पावर को इंक्रीज कर लेता है और आसमान में जो सितारे अजीब ढंग से चमक रहे थे उनके साथ कीशन की पावर रीजनरेट होती है और अब कीशन यहाँ एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक तैयार करने लगता है। एक ऐसा हमला जिसमें उसके सारे दुश्मन मारे जाएंगे। दोस्तों ये एक ऐसा अटैक है जिसका यूज कीशन सिर्फ रात के वक्त कर सकता है क्योंकि इस हमले के लिए सितारों का होना बहुत जरूरी है और इस हमले का कोई तोड़ नहीं है। और इसके बाद कीशन अपना ये अल्टीमेट अटैक करता है। बाई इस हमले को सीधा अपने हाथों से रोकने की कोशिश करने लगता है पर ऐसा करने में उसे बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी। ये देख चैंग भी सोचने लगता है कि उसे बाई की मदद के लिए क्या करना चाहिए और अगले ही पल में वो अपने हाथ को काट कर बाई की ओर भागता है। और इसके बाद हम इन दोनों को बाई के इनर स्पेस में देखते हैं। बाई कहता है तुम जो करने का सोच रहे हो ऐसी सिचुएशन में तुम्हारी जान भी जा सकती है। लेकिन चैंग कहता है मैं अपने दोस्तों को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डालने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुन बाई कहता है कि जैसा तुम कहो। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बाई कीशन के अटैक पर काउंटर अटैक करने लगता है जो देख कीशन अपनी पावर को और बढ़ाता है जिस वजह से चैंग और बाई दोनों को ही अब दिक्कत होने लगती है। लेकिन अब यहाँ बाई एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करता है और ये टेक्निक बहुत ही आसानी से कीशन के पावरफुल अटैक को न्यूलिफाई कर देती है और उसके ऐसा करते ही चैंग कमजोर होकर गिर पड़ता है जो देख टीना चैंग की ओर जाने की कोशिश करती है पर मिस ई उसे रोक लेती हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि बाई कीशन के अटैक को उसी की ओर फायर कर देता है और अपना खुद का हमला लगने की वजह से कीशन यहाँ हार जाता है। अब ऐसी सिचुएशन को देख आओतियान को नोलन के साथ यहाँ से भागना पड़ता है और अगले ही पल में मिस टीना तुरंत चैंग के पास आती हैं पर चैंग बेहोश हो चुका है। दूसरी ओर ये दोनों वहाँ से भागकर थोड़ी दूर आ जाते हैं। आओतियान यहाँ काफी गुस्से में होता है क्योंकि अपनी जान बचाकर भागना पड़ा है। नोलन उसे समझाता है कि इस वक्त सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है इसीलिए इन्हें हर एक फैसला सोच समझ कर लेना होगा। पर अगले ही पल में कोई नोलन के पीछे आ जाता है और इसके बाद वो उसे मार देता है। आओतियान की आंखों के सामने उसका दोस्त मारा जाता है और उसके होश ये देखकर उड़ जाते हैं कि ऐसा करने वाला बाई होता है। तो दोस्तों ये बाई असल में है कौन? अब अगले सीन में आओतियान बाई के बारे में अपने मास्टर को बताता है और तभी तियानजुन हॉल के मास्टर के पास ये शख्स आता है और कहता है मैंने सोचा नहीं था कि वो लोग इतना गलत करेंगे। तियानजुन हॉल का मास्टर ज़ेन लू कहता है मैं उन लोगों से अपना बदला लूंगा। मेरे लोगों को नुकसान पहुंचाकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और ये कहते हुए ज़ेन लू यहाँ से चला जाता है और तभी ये बंदा एक ईविल स्माइल देता है। अभी के लिए हम इसे मिस्ट्री मैन कहेंगे। दूसरी ओर जब चैंग आराम कर रहा था तभी मिस टीना उसके पास आती हैं और हमें जानने को मिलता है कि चैंग 2 दिनों तक बेहोश रहा है तब जाकर उसे होश आया है। लेकिन तभी वहाँ पर मिस टीना के एक स्पिरिट वेपन आकर कहती है ओह तो आप इसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हैं। ये बात सुन टीना शर्माने लगती है। लेकिन इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि होश में आने के बाद चैंग अपनी डिफेंस पावर को इम्प्रूव करने के लिए प्लान बना रहा है। लेकिन तभी जियान आकर बताता है तियानजुन हॉल का मास्टर ज़ेन लू यहाँ आ रहा है। ये बात सुन चैंग अपने बिस्तर पर से उठ पड़ता है। अब इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ इन लोगों का सामना करने के लिए ज़ेन लू अपने साथियों के साथ आ चुका है और ज़ेन लू आते ही कहता है कि तुम जल्दी से अपने वेपन को बाहर निकालो
मैं उसे खत्म करने आया हूँ। चैंग बाई को सम्मन करता है। बाई के वहाँ आते ही ज़ेनलू अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि वो यहाँ बाई से लड़ने आया है और यहाँ ज़ेनलू की स्पिरिट पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इस सिचुएशन को दूर से देख मिस्ट्री मैन बड़ा खुश हो रहा था। ज़ेनलू पर हमला करने के लिए बाई अपनी पावर से एक वेपन बना लेता है और उससे वो ज़ेनलू पर हमला करता है, पर ज़ेनलू अपनी तलवार से उसके हमले को काट देता है और तेजी से बाई के पीछे आ जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि बाई पर ज़ेनलू की रफ्तार भारी पड़ रही थी। दोस्तों, मिस्ट्री मैन ने इन्हें बताया है कि ज़ेनलू की तलवार स्पेस एंड टाइम को भी कट कर सकती है। अब यहाँ ज़ेनलू से लड़ने में बाई को दिक्कत आ रही थी और दोस्तों, ज़ेनलू की इस स्किल का नाम है कसाना स्किल और ये स्किल इतनी ज्यादा ताकतवर है कि अगर ज़ेनलू जख्मी भी हो जाए तब वो अपनी इस स्किल से वक्त में कुछ मिनट पीछे जाकर अपने उस जख्म को हील कर सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि जब ज़ेनलू एक खतरनाक हमला करता है तब बाई उसके हमले को ब्लॉक कर देता है, पर इसके बावजूद भी वो जख्मी हो जाता है। पर दोस्तों, अब ज़ेनलू भी यहाँ समझ चुका था कि अब तक वो जितने लोगों से लड़ा है बाई उनमें सबसे ज्यादा ताकतवर है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि मिस टीना के बाकी के वेपन्स कुछ काम कर रहे हैं और वहीं हम देखते हैं कि बाई ज़ेनलू के लगातार हमलों से बच रहा होता है और इतनी ही देर में इनकी प्लानिंग शुरू होती है। इन्होंने एक फॉर्मेशन क्रिएट किया है और जहाँ जहाँ पर इन्होंने अरेंजमेंट्स की हैं अब वहाँ से बहुत तेज रोशनी निकलने लगती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि चैंग अपनी इनर पावर पर फोकस करता है और इस रिचुअल के बाद बाई की पावर इंक्रीज हो जाती है और अब वो ज़ेनलू के हमले को बड़ी आसानी से रोक लेता है। दूर से ये देख रहा मिस्ट्री मैन परेशान होकर ज़ेनलू की मदद के लिए चैंग पर हमला कर देता है और तभी अचानक ज़ेन के अंदर से बहुत तेज रोशनी निकलती है जिस वजह से मिस्ट्री मैन पीछे फिक जाता है। दोस्तों, हम देखते हैं कि चैंग यहाँ पर एक अजीब सी पावर को एक्टिवेट कर चुका है। दोस्तों, यहाँ पर चैंग ने हार्मोनी इंस्टॉलेशन कर ली है, यानी कि वो अपनी वेपन जी हुआ के साथ एक हो चुका है। और इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि चैंग को ये पहले ही पता चल चुका था कि जो मिस्ट्री मैन है वो ज़ेनलू के साथ मिला हुआ है, क्योंकि जब मिस टीना ने चैंग को जल्दी से अपने घर पर बुलाया था उसी टाइम पर चैंग ने ये नोटिस कर लिया था कि मिस्ट्री मैन में कुछ गड़बड़ है। अब ये जान कि वो पकड़ा गया है मिस्ट्री मैन परेशान हो जाता है। तभी आओतियान बताता है कि मास्टर, इसने हमें भी धोखा दिया है। आपने हमें हमला करने के कोई ऑर्डर्स नहीं दिए थे, पर इसने कहा कि आपने ऑर्डर्स दिए हैं इसीलिए हमने हमला किया था। लेकिन ये भी सच है कि इस बाई ने ही नोलन की हत्या की है। चैंग और बाई कहते हैं, क्या ये तुम क्या बोल रहे हो? आओतियान कहता है कि मैंने अपनी आंखों से बाई को देखा था। लेकिन तभी ज़ेनलू कहता है मिस्ट्री मैन से, मिस्टर ई, आप इल्यूशंस क्रिएट करने में बहुत माहिर हैं, है ना? और इसके बाद सभी लोग समझ जाते हैं कि ये मिस्ट्री मैन मिस्टर ई सभी को बेवकूफ बना रहा है। अब ये सब जान मिस्टर ई कहता है, लगता है मेरी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। और अब इसके बाद जैसे ही चैंग उस पर हमला करता है वहाँ एक बैरियर बन जाता है और वो चैंग के हमले को रोक लेता है। और इसके बाद वहाँ आते हैं चिन और उसका वेपन, और चिन यहाँ इन सबको खत्म करने आया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ज़ेनलू के पास एक पुराना क्रिस्टल होता है जो कि बाई का ही एक हिस्सा था। अब देखो, मुझे भी नहीं पता उसके पास ये क्रिस्टल कहाँ से आया, लेकिन यहाँ पर वो इस क्रिस्टल को बाई को वापस कर देता है। और जैसे ही ये क्रिस्टल बाई के शरीर के अंदर जाता है बाई को एक अजीब सी मेमोरी याद आती है जिसमें उसे एक शख्स नजर आता है, पर वो इस पर ध्यान ना देते हुए चिन और उसके वेपन का सामना करने आ जाता है। और अब वो यहाँ अपनी पूरी ताकत को हासिल कर चुका है। चैंग यहाँ चिन को समझाने की कोशिश करता है कि ये बहन का पकौड़ा ई तुम्हारा फायदा उठा रहा है, पर चिन का वेपन कहता है उनकी बातों पर ध्यान मत दो। और इसके बाद चिन का ये वेपन तियानजुन हॉल के मेंबर्स के साथ लड़ने लगता है और उन्हें खुद से दूर करके वो ज़ेनलू पर भी हमला कर देता है। ज़ेनलू यहाँ एक बहुत पावरफुल अटैक करता है, पर चिन के वेपन को कुछ भी नहीं होता। सो इसके बाद तियानजुन हॉल के सभी लोग एक साथ मिलकर एक कंबाइंड अटैक करते हैं और ये अटैक सच में बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, पर इससे भी इस वेपन को कुछ नहीं होता। जिसके बाद टीना अपने वेपन्स के साथ हार्मोनी इंस्टॉलेशन कर लेती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बाई और चैंग एक साथ मिलकर चिन के वेपन का सामना करने लगते हैं। उस पर बहुत सारे हमले होते हैं और कई सारे कंबाइंड अटैक होते हैं, पर इतने सारे हमलों के बावजूद भी चिन के वेपन ताइशू को बस एक खरोंच आती है। और इसीलिए अब ताइशू फैसला करता है कि अब वो अपनी पूरी पावर का यूज करेगा और इसके बाद वो एक अजीब सा पोर्टल क्रिएट करके इन सबको उसके अंदर ले लेता है। जिसके बाद ये सब देखते हैं कि ये लोग एक अलग ही डायमेंशन में आ चुके हैं और ये ताइशू का अपना खुद का डायमेंशन है, क्योंकि ताइशू एक होली वेपन है। अब इसके बाद जब टीना ताइशू पर हमला करने जाती है तब उसका हमला ताइशू को टच तक नहीं होता। दोस्तों, ताइशू के डायमेंशन में उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता
और इसके बाद ताइशू यहाँ धमाके करने लगता है। इन लोगों को समझ नहीं आता कि वो ताइशू को हराने के लिए क्या करें। तभी चिन कहता है, क्या हुआ, क्या तुम्हारे ये हारमोनियम इंस्टॉलेशन तुम्हारे काम नहीं आ रहे? अब ये देख। मुई कहती है, मुझे ये इसे समझाना होगा। दोस्तों, मिस ई चिन को समझाना चाहती हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी सब लोग ताइशू का ध्यान भटकाने के लिए उस पर हमले करने लगते हैं। और इतनी ही देर में जो मिस ई होती हैं, वो चिन के पास पहुंच जाती हैं ताकि वो उसे समझा सके। दूसरी ओर ताइशू अकेला इन सब पर भारी पड़ रहा था, लेकिन तभी वो देखता है कि चिन के पास मिस ई है, जिससे वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। दूसरी ओर चिन मिस ई की गर्दन पकड़ के कहता है, मैं सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं, एक राजा भी हूँ। दोस्तों, क्योंकि पिछले जन्म में चिन और किंग चू एक साथ मरे थे, इसीलिए उनकी आत्माएं एक साथ जुड़ गई हैं और वो मिक्स हुई आत्माएं एक साथ रीइंकार्नेट हुई। और इसके बाद जो चिन होता है वो अपनी माँ की ताकत पर काबू करने लगता है। दूसरी ओर ताइशू लगातार इन पर हमले किए जा रहा था, जिस वजह से ये सभी लोग काफी ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। साथ ही चैंग का हारमोनियम इंस्टॉलेशन भी डीएक्टिवेट हो जाता है और वहीं चिन अपनी माँ की ताकत को चुरा चुका है, जिसके बाद वो उन्हें वहीं गिरा देता है। और इसके बाद चिन के अंदर जो किंग चू होता है वो ताइशू को अपनी बॉडी में एब्सॉर्ब कर लेता है, मतलब कि फोर्सफुली इनका हारमोनियम इंस्टॉलेशन करने लगता है। और इस हारमोनियम इंस्टॉलेशन से इतनी ज्यादा पावर क्रिएट होती है कि ताइशू का अपना डायमेंशन भी टूट जाता है और ये सभी उस डायमेंशन के बाहर निकल आते हैं। और अब हम देखते हैं कि चिन बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है और इन सब के पास इतनी ताकत भी नहीं है कि ये उसका सामना कर सकें। लेकिन तभी चैन कहता है, हमें इसे रोकना होगा, वरना बहुत मासूम लोग मारे जाएंगे। ये बात सुन बाई को फिर से उसी शख्स की याद आती है जिसे वो पहले भी देख चुका है। अब इसके बाद पूरा टियानजुन हॉल चिन पर एक साथ हमले करता है, पर चिन उनके हमले को रोक लेता है। पर इतनी ही देर में चैंग और बाई अपनी पावर को रिकवर कर रहे थे और इसके बाद ये दोनों एक साथ जुड़कर हारमोनियम इंस्टॉलेशन कर लेते हैं। ये देख चिन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अब वो इन पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है। पर यहाँ ये दोनों उसके इस हमले को एब्सॉर्ब कर लेते हैं और फिर चिन का ही हमला उसमें वापस आकर लगता है, जिससे चिन यहाँ जख्मी हो जाता है। और इसके बाद चैंग और बाई चिन पर एक और खतरनाक हमला करने वाले थे। चिन यहाँ उनके हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ जो चिन की सोल होती है वो किंग चू को रोक लेती है, क्योंकि इस वक्त इस शरीर पर किंग चू कंट्रोल किए हुए हैं। और इसके बाद जो चैंग और बाई का खतरनाक हमला होता है, उस हमले से किंग चू हार जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि चिन का शरीर पूरी तरह से खत्म हो चुका है और अब बस चिन की आत्मा बची है और वो भी धीरे धीरे गायब हो रही है। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि किस तरह चिन के जन्म के बाद किंग चू ने पहले तो उसके पिता को मरवा दिया और इसके बाद चिन की माँ भी चिन को बचाते हुए मारी गई। और अब सब खत्म होने के बाद जब चिन की आत्मा अपने माता पिता के पास जाने की कोशिश करती है, तब ताइशू और ये मिस्ट्री मैन उसे जाने नहीं देते। साथ ही किंग चू की आत्मा भी चिन की सोल को काले अंधेरे में ढकेल रही थी, लेकिन उसे बचाने के लिए उसके पेरेंट्स आ गए। और इसके बाद चिन खुशी खुशी इस दुनिया से रवाना हो गया, दिल में ये उम्मीद लिए कि अगली जिंदगी में वो अपने माता पिता से जरूर मिलेगा। लेकिन इसके बाद हमें चैंग का घर दिखाया जाता है, जहाँ चैंग की माँ के पास शायद से वही मिस्ट्री मैन आता है। और इसके ही अगले सीन में हम चैंग की माँ को हॉस्पिटल में एडमिट देखते हैं। हमें जानने को मिलता है कि चिन से लड़ने के बाद मिस्टीना को कॉल करके ये बताया गया था, जिसके बाद चैंग तुरंत अपनी माँ के पास पहुंचा। अपनी माँ को बेहोश देख चैंग उन्हें उठाने की कोशिश करता है। वो जरा सी होश में आती हैं और कहती हैं कि चैंग अपने पिता को बचा लो। और इसके बाद वो फिर से बेहोश हो गयी और इस वक्त प्रेजेंट में अब उनका इलाज चल रहा है। दोस्तों, बाई को यहाँ शक है कि ये सारा किया धरा उस मिस्ट्री मैन ई हुई का है और अगर इन्होंने जल्दी ई ही को नहीं ढूंढा तब कुछ बहुत ही गलत हो सकता है। लेकिन अब यहाँ चैंग गुस्से में आकर कहता है कि तुम्हें अभी भी इस ट्रायल की पड़ी है ना? मैं अब तक जितने भी वेपन से मिला हूँ, मुझे उन सब में फीलिंग्स देखने को मिली हैं, पर तुम में जरा भी फीलिंग्स नहीं है। बाई कहता है इमोशंस इंसान को कमजोर कर देते हैं। चैंग गुस्से में कहता है तुम फीलिंग्स के बारे में कुछ नहीं जानते, तुम्हें तो ये तक नहीं पता कि मैं इस वक्त कैसा महसूस कर रहा हूँ। तुमने क्या कभी किसी अपने को खोया है? ये बात सुन बाई को एक अजीब सा एहसास होता है और उसके जहन में फिर से उसी शख्स की झलक आती है। और इसके बाद बाई यहाँ से ये कहकर चला जाता है, चैंग जरा सोच समझकर एक सही फैसला लो। और इसके बाद बाई आसमान को देखते हुए किसी शख्स का नाम लेता है, ताई। अब इसके बाद हम मिस्टीना को टियानजुन हॉल के मास्टर के साथ बात करता हुआ देखते हैं, लेकिन वो अभी भी चैंग को लेकर काफी परेशान थी। दूसरी ओर जब जी हुआ
उदास बैठी हुई थी। तभी उसके पास मिस टीना का ये एक वेपन आता है। वो यहाँ जीहुआ के साथ बात करता है और वो यहाँ जीहुआ से बात करके उसका आत्मविश्वास बढ़ाता है, क्योंकि यहाँ जीहुआ इस बात को लेकर परेशान थी कि वो अपने मास्टर के लिए कुछ नहीं कर पा रही है। महाशय जीहुआ को समझाते हैं, खुद को नालायक मत समझो, तुम बहुत ज्यादा बहादुर हो, तुम्हारे दोनों मास्टर्स को तुम पर नाज होगा। और इसके बाद जीहुआ चिल्लाकर कहती है कि मैं सबसे ज्यादा ताकतवर बनूंगी और सभी वेपन्स को हरा दूंगी ताकि मेरे दोनों मास्टर्स को मुझ पर नाज हो। वहीं इसके बाद हम चैंग को देखते हैं जो यहाँ बिल्कुल अकेला था, लेकिन तभी उसके पास मिस टीना आती हैं। अब टीना यहाँ चैंग से बात करती है। वो उसे अपनी माँ के बारे में बताती है कि क्योंकि उसकी माँ एक अमीर परिवार से थी, इसीलिए उन्हें खाना बनाना नहीं आता था, पर इसके बावजूद भी उन्होंने खाना बनाना सीखा। वो अपने परिवार के लिए बहुत मेहनत करती थी, पर एक दिन उनकी मौत हो गई। और अब वो चैंग से कहती है, मैं समझ सकती हूँ कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो। दूसरी ओर बाई को धीरे धीरे अपनी पुरानी मेमोरीज याद आ रही थी और तभी उसके पास ज़ेन लू आता है और कहता है, तुम कॉफी पी रहे हो? मुझे तो कॉफी से ज्यादा जूस पसंद है। और इसके बाद ज़ेन लू यहाँ बाई से बात करता है और बताता है कि मेरे पास एक बिलौटा है जो पता नहीं क्यों बार बार क्यूट बनने की कोशिश करता है। बड़ा चालाक बिलौटा है, लेकिन हाँ, जब भी मैं किसी लड़ाई के लिए रवाना होने वाला होता हूँ, वो हमेशा मेरे पास आकर ये जताने की कोशिश करता है कि वो उसके साथ है। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने मास्टर को और सपोर्ट करना चाहिए। बाई कहता है कि मैं इस वक्त खुद बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मेरे पास्ट की धुंधली धुंधली यादें मुझे धीरे धीरे दिखने लगी हैं और उनमें मैं उलझता जा रहा हूँ। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि बाई चैंग से बात करने के लिए जा रहा होता है, पर जब वो इस तरह चैंग को टीना के साथ बात करते हुए देखता है, उसे उनमें दो अलग शख्स नजर आते हैं। और जैसे ही टीना बाई को वहाँ देखती है, वो वहाँ से चली जाती है ताकि ये दोनों एक दूसरे से अच्छे से बात कर सकें। अब इसके बाद सबसे पहले माफी मांगते हुए चैंग बात की शुरुआत करता है। माफ करना, मैंने तुमसे कुछ ज्यादा ही कह दिया, पर मैं क्या करूं? मैं इस बात को लेकर बहुत परेशान था कि मेरी माँ मेरी वजह से इतनी बुरी हालत में है। पर बाई कहता है, उनके साथ जिसने भी ये किया है वो इसकी कीमत चुकाएगा। लेकिन तभी अचानक बाई का सिर दर्द करने लगता है। उसे फिर से चैंग के अंदर वो अलग शख्स नजर आता है और तभी चैंग बाई को सहारा देता है और पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना? बाई कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस वो जरा चक्कर आ गया था। और इसके बाद हमें इन दोनों के एक साथ अच्छे मजबूत बॉन्ड वाले मूवमेंट्स भी दिखाए जाते हैं। अब इसके बाद हमें बाई की मेमोरीज के जरिए एक शख्स के बारे में पता चलता है, ईस्ट एम्परर ताई, जिसे स्पिरिट वेपन्स का राजा कहा जाता था और बाई उसी का वेपन था। और भले ही एक मास्टर और एक वेपन होने के बावजूद भी ये दोनों जिगरी यार थे, लेकिन एक दिन इनकी दुनिया में एक कयामत आई जिसने सब खत्म कर दिया। ताई और बाई ने एक साथ उस कयामत का सामना किया। वो उससे लड़े। ताई ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस कयामत को सील कर दिया, लेकिन इस लड़ाई में बाई इतना ज्यादा जख्मी हुआ कि उसके बहुत सारे टुकड़े हो गए और वो हर जगह फैल गए और उसका दोस्त ताई, उसकी जान चली गई। और अब प्रेजेंट में बाई को यही सब मेमोरीज याद आ रही हैं। अब अगले सीन में हम इन सभी को देखते हैं और ये सब मिलकर एक प्लान बना रहे हैं ताकि ये उस मिस्टीरियस मैन ईही को पकड़ सके। दोस्तों, यहाँ ये सब समझ चुके हैं कि अब तक इन्होंने जितनी भी लड़ाई की, इनके बीच जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, उन सब की वजह वही दल्ला ई ही था। लेकिन अब ये एक साथ मिलकर उसका सामना करेंगे। अब अगले सीन में ये लोग टेलीपोर्ट होकर एक अलग ही जगह पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, ज़ेन लू को अपने गुप्त सूत्रों से पता चला है कि ईही यहीं कहीं छुपा हुआ है इन्हीं गुफाओं में। अब इससे पहले कि ये लोग ईही को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते, बाई यहाँ चैंग से कुछ कहना चाहता था पर वो कह नहीं पाता। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते ही मिस टीना गलती से एक ट्रैप पर अपना पैर रख देती है जिससे इनके ऊपर हमला हो जाता है और ज़ेन लू इन्हें बचा लेता है। लेकिन इसके बाद इनके सामने अपीयर होता है वही मिस्ट्री मैन। और दोस्तों, यहाँ पर उसने चैंग के पिता को बंदी बनाकर रखा था। ईही कहता है, मैंने तुम्हारे पिता को बंदी बनाकर रखा हुआ है, अगर तुमने कोई भी ऐसी वैसी हरकत की तब तुम जानते हो कि क्या हो सकता है। जिसके बाद ईही यहाँ से चला जाता है, लेकिन उसके पीछे चैंग और बाई भी उस पोर्टल में उसके पीछे चले जाती हैं। अब इसके बाद बाई एक अलग डायमेंशन में पहुंच जाता है। ये वही जगह है जहाँ पर लोगों को स्पिरिट वेपन्स मिलते हैं। दूसरी ओर चैंग ईही के पीछे एक बहुत ही खतरनाक जगह पर आ गया था, जैसे ये कोई नर्क हो। और इसके बाद ईही कहता है, शायद तुम्हारा वेपन तुम्हारे साथ नहीं आ सका, पर तुम चिंता मत करो, जब तक वो आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। हर 1000 साल में आने वाली कयामत एक बार फिर से इस दुनिया पर अपनी दस्तक देगी। दूसरी ओर बाई ये बहुत अच्छे से समझ रहा था कि चैंग की जान इस वक्त बहुत बड़े खतरे में है,
दूसरी ओर यही कहता है, अगर तुम मुझे अपना वेपन दे दो तो मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। पर ऐसा करने से चैंग साफ मना कर देता है और तभी वहाँ पर आ जाता है पाई और वो यहाँ एक हमला भी करता है जिससे ईही का मास्क टूट जाता है। लेकिन जैसे ही ये उसका चेहरा देखते हैं ये दोनों हैरान रह जाते हैं क्योंकि ये बिल्कुल बाई की तरह लग रहा था। और हमें जानने को मिलता है कि बाई के कई टुकड़े होने से पहले ये ईही भी बाई का ही एक हिस्सा था, लेकिन ये उसका आधा हिस्सा था। यानी कि बाई और ये इक्वली पावरफुल हैं, लेकिन ये बाई को पूरी तरह से एब्जॉर्ब करना चाहता है ताकि ये अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा सके। पर बाई कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे इन बुरे इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। पर ये सुन यही कहता है, तुम्हारा ये फैसला गलत है। और ये कहकर वो बाई को पकड़ लेता है। और इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि बहुत वक्त पहले बाई पर कुछ लोगों ने झूठे इल्जाम लगा दिए थे, जिस वजह से ताई को ना चाहते हुए भी बाई को एक होली पनिशमेंट देनी पड़ती है जिसमें बाई की पावर्स को सील कर दिया जाता है। और अब प्रेजेंट में ही बाई को यही सब याद दिला देता है कि ताई कितना बुरा मास्टर था। अरे उसकी नजरों में तो तुम कभी उसके दोस्त थे ही नहीं। लेकिन ये बात सुनते ही बाई ईही पर हमला करने जाता है, पर ईही बाई को एक फॉर्मेशन में कैद करके उस पर लाइटनिंग अटैक्स करता है और इसके बाद वो चैंग पर भी यही अटैक करता है। दूसरी ओर ये सब चैंग और बाई को ढूंढते हुए आगे बढ़ रहे थे और तभी अचानक इन्हें इनके सामने ईही के कुछ चिरकुट नजर आते हैं। कुछ नहीं दोस्तों, ये बहुत सारे हैं। लेकिन इसके बाद ये सब एक साथ मिलकर ईही के चिरकुटों पर टूट पड़ते हैं और अपने अपने पावरफुल अटैक्स करके उन सभी को बहुत ही आसानी से हरा देते हैं। लेकिन दूसरी ओर ईही बाई और चैंग को बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचा रहा था और वो यहाँ इन सब का दोष चैंग को देता है कि तुम्हारी वजह से हर बार तुम्हारे दोस्त मुसीबत में पड़ जाते हैं, पर अभी भी तुम्हारे पास मौका है, मान लो मेरी बात, दे दो मुझे अपना वेपन। पर चैंग ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है और इसके बाद ये दोनों यहाँ पर हार्मोनी इंस्टॉलेशन करने लगते हैं। लेकिन इनका हार्मोनी इंस्टॉलेशन टूट जाता है और ये दोनों काफी दूर जाकर गिरते हैं। और इसके बाद यहाँ पर ईही बहुत ज्यादा खुश होता है। इसके बाद ईही इन दोनों के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाने लगता है और इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि हार्मोनी इंस्टॉलेशन के लिए वेपन और मास्टर का एक दूसरे पर भरोसा करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन बाई और चैंग के बीच का रिश्ता इतना गहरा नहीं है, इसीलिए उनका हार्मोनी इंस्टॉलेशन फेल हो गया। और इसके बाद ईही बाई को पकड़ के उसे जमीन में दे मारता है और इसके बाद उसके मुंह पर लात रखकर कहता है, तुम खुद को एक होली वेपन कहते हो, जरा अपनी हालत देखो, पहले तुम क्या थे और अब तुम क्या हो गए हो, तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए। पर बाई कहता है, मेरा सिर्फ एक मास्टर है और उसका नाम ताई है। लेकिन तभी ईही बाई को उसकी पुरानी यादें याद दिलाने लगता है और हमें बाई का पास्ट देखने को मिलता है जहां हर कोई उसे बहुत परेशान करता था। उसके साथ गांव में बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता था, लोग उसे परेशान करते और उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आता। और इसी वजह से बाई पहाड़ों पर आ गया ताकि यहाँ वो अकेला चैन से रह सके। दोस्तों ये सब उस वक्त की बात है जब ताई ने बाई की पावर्स को सील करके उसे अकेला छोड़ दिया था। लेकिन इसके बाद उस दुनिया पर वो कयामत का दिन आ गया। ये देख बाई भागते हुए ताई के महल में पहुंचा। वो उसे हर जगह ढूंढने लगा और तभी उसे ताई सामने नजर आया। पर जब वो ताई के पास पहुंचा तब उसने देखा कि ताई मर चुका है और इस वजह से बाई पूरी तरह से टूट गया। उसके कई सारे टुकड़े हो गए, लेकिन यहाँ दो बड़े हिस्से हुए थे, एक अच्छाई तो दूसरा बुराई। और अब प्रेजेंट में यही कहता है, उसने हमें अकेला छोड़ दिया मरने के लिए, लेकिन आज हम फिर से एक साथ मिलकर पूरी दुनिया अपने कदमों में कर सकते हैं, हम अपना बदला ले सकते हैं। और इसके बाद यही बाई के साथ कुछ करने लगता है। वो चैंग से कहता है, अब तुम इसके मास्टर नहीं रहोगे। दूसरी ओर बाकी सब तेजी से बाई और चैंग के पास पहुंचने के लिए भागकर आ रहे थे। पर दूसरी ओर हम देखते हैं कि बाई एक काले से गड्ढे में धंसने लगता है। चैंग पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो ईही? वो कहता है, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, मैं धीरे धीरे तुम दोनों के बीच के बॉन्ड को खत्म कर रहा हूँ ताकि तुम इसके मास्टर ना रहो और उसके बाद ये मेरे साथ जुड़ जाएगा। चैंग यहाँ ईही को रोकने के लिए उसका पैर पकड़ लेता है, पर ईही उसमें लात मार के उसे दूर गिरा देता है। पर इसके बावजूद भी चैंग रेंगते हुए बाई के पास जाता है, पर बाई यहाँ अपना होश खो रहा था। ईही कहता है, अब कुछ भी करने का कोई फायदा नहीं है। पर चैंग कहता है, चाहे कुछ हो जाए मैं बाई का साथ नहीं छोड़ूंगा। पर बाई खुद को एक अंधेरी सी जगह पर पाता है। उसे लगता है कि उसे फिर से अकेला छोड़ दिया गया है, शायद किसी को उसकी कोई परवाह नहीं है। और इसी तरह बाई और ज्यादा अंधेरे में डूबने लगता है। पर तभी उसे बचाने के लिए चैंग आता है। चैंग कहता है,
मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और ये कहकर वो उसका हाथ थाम लेता है। पर बाई कहता है कि ताई ने भी यही कहा था, पर आखिर में मैं उसके लिए एक हथियार से ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन चैंग कहता है कि क्या हुआ अगर तुम एक वेपन हो, तुम मेरे दोस्त हो, और सिर्फ मेरे ही नहीं, मिस टीना, जी हुआ, हम सभी को तुम्हारी जरूरत है। और शायद तुम्हारे मास्टर ताई ने भी तुम्हें किसी वजह से छोड़ा होगा। और ये कहते हुए चैंग कोशिश करने लगता है बाई को अंधेरे में से खींचने की। और तभी अचानक बाई को वहां ताई ई नजर आता है। और अब जो यहाँ हो रहा था वो देख ई ही के भी होश उड़ जाते हैं। और अगले ही पल में वहां बहुत प्रेशर क्रिएट होता है, जिस वजह से ई ही बहुत दूर फेंक जाता है। दोस्तों, हम देखते हैं कि यहाँ पर चैंग और बाई का हार्मोनी इंस्टॉलेशन हो गया है, यानी कि उनके बीच का बॉन्ड अब और भी ज्यादा गहरा हो गया है। ये देख ई ही अपने वेपन से इनके ऊपर हमला कर देता है, पर ये दोनों उसके हमले को बहुत आसानी से रोक लेते हैं, या फिर मैं कहूँ कि उसके हमले का इन पर कोई असर ही नहीं होता। और फिर अगले ही पल में ये उसके वेपन को तोड़ देते हैं और इसके बाद उस पर एक अटैक करते हैं, जिससे ई बहुत दूर फेंक जाता है। और इसके बाद ये दोनों एक साथ काफी पावरफुल मल्टीपल अटैक्स करते हैं और इनकी ताकत के सामने ई जरा भी नहीं टिक पा रहा था। और आखिर में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करके यहाँ ये दोनों ई को हरा देते हैं। लेकिन इसके बाद ये दोनों भी बहुत ज्यादा थक चुके थे और अब इनका हार्मोनी इंस्टॉलेशन डीएक्टिवेट हो जाता है। बाई कहता है अब इसे मैं देख लूंगा, तुम जाकर अपने पिता को बचाओ। चैंग के जाने के बाद ई पूछता है क्या तुम्हें सच में लगता है ये इंसान भरोसे के लायक होते हैं? बाई कहता है मुझे बाकी इंसानों का नहीं पता, पर मैं चैंग और ताई पर पूरा यकीन करता हूँ। लेकिन इसके बाद ई ये कहते हुए गायब होने लगता है कि तुम अपने इस फैसले पर पछताओगे। और वो गायब होकर बाई में मिल जाता है, जिससे अब बाई कंप्लीट हो चुका है और यहाँ चैंग भी अपने पिता को बचा चुका है। पर अगले ही पल में कुछ बहुत अजीब होता है। चैंग के पिता चैंग की गर्दन पकड़ लेते हैं। चैंग यहाँ कहता है आप ये क्या कर रहे हैं पापा? पर अगले ही पल में उसके पिता एक डिमोनिक स्वॉर्ड को सम्मन करते हैं और उससे चैंग पर हमला कर देते हैं। लेकिन इसके अगले ही सीन में हम मिस ई और मिस टीना को नहाते हुए देखते हैं। थोड़ी बहुत फैन सर्विस भी चाहिए बीच बीच में, जो बात कर रही थी कि चैंग के पिता का वो वेपन बहुत ज्यादा ताकतवर और बहुत अजीब था। मिस टीना कहती हैं अब चैंग आगे क्या करेगा, वो बस इन सब का सामना कर पाए। लेकिन तभी एक मेड इन्हें आकर बताती है कि चैंग तियान अपने कमरे में नहीं है, साथ ही जी हुआ और बाई भी नहीं है। मिस टीना फैसला करती हैं कि अब वो उन्हें ढूंढने जाएंगी। दूसरी ओर हम जी हुआ को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं, क्योंकि वो खुद को ताकतवर बनाना चाहती थी। क्योंकि उस टाइम जब चैंग के पिता चैंग को खत्म करने वाले थे, अगर इन लोगों ने वहां उसकी मदद नहीं की होती तब चैंग वहीं मारा जाता। लेकिन इसके बाद चैंग अपने पिता से फिर पूछता है आपको क्या हो गया है? दोस्तों, यहाँ जी हुआ चैंग को प्रोटेक्ट कर रही थी, पर चैंग के डैड के पावर के प्रेशर की वजह से ही ये पीछे खिसक जाती है और फिर इसके बाद ये जगह दहलने लगती है। क्योंकि ये जगह लावा के ऊपर है, इसीलिए अब इस जगह का स्वाहा होने वाला है। लेकिन अगले ही पल में यहाँ चैंग के पिता एक स्लैश में एक बहुत बड़े पत्थर को काट देते हैं। चैंग अपने पिता के पास जाने लगता है, पर बाई उसे रोक देता है कि ये तुम्हारे पिता नहीं है। चैंग को कुछ समझ नहीं आता, पर अगले ही पल में चैंग के पिता कहते हैं आज तो मैं तुम सबको जिंदा छोड़ता हूँ, पर अगली बार अगर तुम लोग मेरे रास्ते में आए तो मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। और ये कहने के बाद वो एक पोर्टल के जरिए यहाँ से चले जाते हैं। अब इसके बाद हम चैंग को देखते हैं जो अपने घर आया हुआ था, उसके साथ बाई भी होता है। चैंग इस घर में कोई सबूत ढूंढने के लिए आया है ताकि उसे पता चल सके कि अचानक ही उसके पिता को ये क्या हो गया। और जब चैंग यहाँ पर ढूंढने लगता है तब उसे यहाँ पर जमीन पर पड़ी हुई अपने डैड की वेडिंग रिंग मिलती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये अंगूठी ऐसे पड़ी हुई क्यों थी। उस रिंग को देखते हुए बाई कहता है क्या ये सच में तुम्हारे पिता की रिंग है? मुझे इसमें से स्पिरिट पावर महसूस हो रही है और शायद ये वही ताकत है जिसने तुम्हारी माँ को नुकसान पहुंचाया है। बाई बताता है कि उसे हॉस्पिटल में भी एक अजीब सी पावर महसूस हुई थी। ये सुन चैंग कहता है तुम्हारे कहने का मतलब मेरी माँ की ऐसी हालत मेरे पिता ने की है? और इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ रात के वक्त मुखौटा पहने हुए चैंग की माँ के पास एक शख्स आता है। वो यहाँ बहुत घबरा जाती हैं और उस शख्स को मारने लगती हैं। शायद ये शख्स और कोई नहीं चैंग के पिता हैं, लेकिन इनके साथ एक स्पिरिट वेपन होता है जो इनसे कुछ कहता है। और इसके बाद ये अपनी ही बीवी का गला घोटने लगते हैं और अपनी बीवी की अधमरी हालत करने के बाद वहाँ हंसने लगते हैं। और उनके ये सब करने के बाद ई ही यहाँ आया था। यही सब चैंग को बताते हुए बाई कहता है मैं पूरे यकीन के साथ तो नहीं कह सकता, पर सारी कड़ियाँ इसी ओर इशारा कर रही हैं। बेचारा चैंग, उसका हंसता खेलता परिवार
न जाने किस मुसीबत में पड़ गया है। चैंग यहाँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन अपने पिता के इस कारनामे की वजह से वो बहुत गुस्से में भी आ चुका है। दूसरी ओर हमें एक पार्टी का सीन दिखाया जाता है। शायद से यहाँ पर कोई संगीत समारोह हो रहा है, लेकिन तभी अचानक यहाँ की लाइट चली जाती है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ क्या हुआ। और इसके बाद जब लाइट आती है तब यहाँ पर चैंग के पिता स्टेज पर आ चुके थे। जो सिंगर यहाँ गाना गा रहा था वो कहता है कि अंकल आप जरा नीचे उतर जाएं, मेरा कॉन्सर्ट चल रहा है। लेकिन तभी अचानक चैंग के पिता बस उस सिंगर को घूरते हैं, जिससे उस सिंगर को सीने में दर्द होता है और वो वहीं गिर पड़ता है। किसी को यहाँ कुछ समझ नहीं आता। फिर धीमे धीमे कदमों के साथ यहाँ एक और शख्स आता है और उसके आने की वजह से ही यहाँ लोगों को अचानक से बहुत तकलीफ होने लगती है। लोग बेहोश होकर गिरने लगते हैं और ये शख्स और कोई नहीं, चैंग के पिता का स्पिरिट वेपन होता है। और दोस्तों यहाँ पर ये स्पिरिट वेपन यहाँ मौजूद लोगों की स्पिरिट पावर को कंज्यूम कर रहा था, क्योंकि हर किसी में थोड़ी ना थोड़ी स्पिरिट पावर होती ही है। चैंग के पिता कहते हैं ये सब तुम्हें कैसा लग रहा है? वो वेपन कहता है बहुत अच्छा। जिसके बाद चैंग के पिता कहते हैं जानकर खुशी हुई कि तुम्हें ये पसंद आया तियरफिंग। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि बाई और चैंग तेजी से भागते हुए आते हैं, क्योंकि चैंग ये तो समझ चुका है कि वो स्पिरिट वेपन बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और इसीलिए उसे बहुत ज्यादा स्पिरिट पावर भी चाहिए होती होगी। और अगर हम उस स्पिरिट वेपन को ढूंढना चाहते हैं तब हमें बस उस स्पिरिट पावर को सेंस करने की जरूरत है। तभी वहाँ पर टीना और बाकी सब भी आ जाती हैं और जी हुआ यहाँ पर सीधे जाकर चैंग से चिपक जाती है। टीना यहाँ पूछती है कि तुम बिना बताए कहाँ चले गए थे। इससे पहले कि चैंग यहाँ कुछ कहता, अचानक ही एक बहुत बड़ा धमाका होता है। दोस्तों ये उस खतरनाक स्पिरिट वेपन की स्पिरिट पावर है और ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि ज़ेनलू उस स्पिरिट वेपन के साथ फाइट कर रहा है। ज़ेनलू पूछता है यहाँ चारों ओर स्पिरिट पावर फैली हुई है, आखिर तुमने यहाँ क्या किया है? दोस्तों हम देखते हैं कि इस जगह पर कोई भी इंसान नहीं होता। यहाँ पर कितने सारे लोग थे, शायद वो सब मारे जा चुके हैं। ज़ेनलू कहता है तुम इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो? पर यह स्पिरिट वेपन तियरफिंग कहती है यही तो कुदरत का नियम है, जो ताकतवर होगा वही जिंदा रहेगा और कमजोर मारा जाएगा। और इसके बाद तियरफिंग लगातार ज़ेनलू पर हमले करने लगती है। वो यहाँ ज़ेनलू पर भारी पड़ रही थी, तभी वहाँ उसकी मदद के लिए उसके साथी आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही जब ये मोहतरमा तियरफिंग पर हमला करने जाती हैं, तियरफिंग इसका हाथ तोड़कर इसकी तलवार को भी काट देती है। तभी उसकी मदद के लिए वहाँ कीशन आता है, लेकिन तियरफिंग कीशन के हमले को बहुत आसानी से रोक लेती है और इसके बाद वो कीशन पर हमला करके उसे बहुत ज्यादा जख्मी कर देती है और फिर पागलों की तरह कहती है मुझे और भी स्पिरिट पावर चाहिए। और इसके बाद ये चैंग के पिता से कहती है क्या मैं इन सबको खा सकती हूँ? वो कहते हैं हाँ बिल्कुल, इस दुनिया में जितनी भी स्पिरिट पावर है वो आपकी है, आखिर तुम इस दुनिया की नई महारानी हो। अब इसके बाद वो ज़ेनलू को खत्म करने ही वाली थी कि तभी वहाँ चैंग आ जाता है अपने साथियों के साथ। ये देख तियरफिंग कहती है लो और भी खाना आ गया। अब इसके बाद चैंग अपने पिता से सच्चाई पूछता है कि आखिर वो भी टियान गैंग ट्रायल में हिस्सा क्यों ले रहे हैं। ये बात सुन वो कहते हैं क्योंकि मैं एक स्पिरिट वॉरियर हूँ और शांग युआन और सेना का वाइस प्रेसिडेंट भी। जब तुम पैदा हुए थे मैं काफी खुश था, लेकिन फिर मुझे पता चला कि तुम में तो कोई स्पिरिट पावर ही नहीं है, और जब तुम में कोई स्पिरिट पावर ही नहीं थी तब तुम मेरे वारिस बन ही नहीं सकते थे। इसीलिए मैंने अपनी सच्चाई के बारे में ना तुम्हें बताया और ना तुम्हारी माँ को। लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े हुए मुझे समझ आने लगा कि तुम ईस्टर एम्परर ताई के रीइंकार्नेशन हो, और मैंने बहुत कोशिश की कि तुम एक स्पिरिट वॉरियर कभी ना बन सको। लेकिन तुमने तो पहली ही बार में एक होली वेपन को सम्मन कर लिया, लेकिन वो होली वेपन मेरा होना चाहिए था, क्योंकि अगर मेरे पास वो होली वेपन और तियरफिंग दोनों होते तब मैं बहुत आसानी से इस दुनिया पर आने वाली कयामत को हरा देता और इस दुनिया पर राज करता। और जब मुझे पता चला कि ई ही इस होली वेपन का एक आधा हिस्सा है, तब मैंने एक प्लान बनाया जिससे वो इस होली वेपन को पूरी तरह से एब्सॉर्ब कर ले और फिर मेरे इशारों पर नाचे। और इसीलिए मैंने जानबूझकर उससे खुद को पकड़वाया था, लेकिन तुमने सब सत्यानाश कर दिया। चैंग चिल्लाकर पूछता है पर आपने माँ के साथ वैसा क्यों किया? लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि मिस टीना हार्मोनी इंस्टॉलेशन कर लेती हैं, क्योंकि तियरफिंग ने यहाँ बहुत सारे लोगों की जान ले ली है। और फिर टीना अपनी कंबाइंड पावर से एक पावरफुल अटैक करती है जिससे एक काफी बड़ा धमाका भी होता है, लेकिन तियरफिंग को इससे खरोंच तक नहीं आती। सो अब उससे लड़ने के लिए बाई जाता है और यहाँ वो तियरफिंग से लड़ने लगता है और यहाँ पर वो तियरफिंग को कड़ी टक्कर भी देता है। बाई से लड़कर तियरफिंग बहुत खुश होती है और कहती है
तुम तो काफी ताकतवर हो, कैसा रहेगा अगर तुम मेरे गुलाम बन जाओ। दोस्तों, तिएफिंग अब बाई पर भारी पड़ने लगी थी और हमें जानने को मिलता है कि अगर तिएफिंग का ओपोनेंट एक मेल होता है तब तिएफिंग की पावर ऑटोमेटिकली डबल हो जाती है। यहाँ पर बाई काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। चैंग नोटिस करता है कि तिएफिंग के पास एक बहुत ही खतरनाक तलवार है और उसका सामना करने के लिए जू शियान स्वॉर्ड स्क्वायर टेक्निक का यूज करना होगा। पर उस टेक्निक का यूज करने के लिए इनके पास 4 हेवन लेवल वॉरियर्स का होना जरूरी था और इनके पास बस 3 ही वेपन थे। क्योंकि टियान जुनहॉल पूरी तरह से घायल पड़ा हुआ है, वो इनकी मदद नहीं कर पाएंगे। और तभी तिएफिंग कहती है, लगता है इन सबको खत्म करने का वक्त आ चुका है। और इसके बाद हम देखते हैं कि तिएफिंग की बॉडी में से बहुत ज्यादा पावर रिलीज होती है और इस पावरफुल प्रेशर के सामने ये लोग टिक नहीं पा रहे थे। जी हुआ यहाँ देखती है कि वो इनकी मदद के लिए कुछ नहीं कर पा रही है। लेकिन तभी यहाँ मिस टीना के जो दूसरे वेपन्स मौजूद होते हैं वो कहते हैं कि जो वेपन्स एक दूसरे पर यकीन करते हैं वो एक दूसरे की पावर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जिससे उनका लेवल अप हो जाएगा। और इसके बाद ये तीनों जी हुआ से कहते हैं कि वो इन तीनों को एब्जॉर्ब कर ले, क्योंकि ये तीनों बस किसी भी कीमत पर अपने मास्टर को बचाना चाहते थे। और इसके बाद ये तीनों जी हुआ में मिल जाते हैं, जिसके बाद जी हुआ का लेवल अप होने लगता है। उसका पावर लेवल भी अपग्रेड हो जाता है और अब वो बन चुकी है एक हेवन लेवल वेपन। और ये देख चैंग के पिता भी हैरान हो जाते हैं। अब इनके पास 4 हेवन लेवल वेपन्स हो चुके हैं, इसीलिए अब ये परफॉर्म करते हैं जू जियान स्क्वायर टेक्निक। और इनके ऐसा करते ही एनर्जी की एक बहुत ही पावरफुल वेव निकलती है। ये देख तिएफिंग कहती है, तुम सबको क्या लगता है ऐसा करके तुम मुझे हरा दोगे? चलो देखते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि आसमान में एक फॉर्मेशन बन जाती है और ये सभी यहाँ अपनी पावर्स को मिलाकर एक बहुत ही पावरफुल कंबाइंड अटैक करते हैं। और ये हमला डायरेक्ट तिएफिंग में जाकर लगता है, जिससे वो थोड़ी कमजोर पड़ जाती है और इसीलिए अब वो चैंग के पिता को बुलाती है। और इसके बाद ये दोनों किस करते हैं। इन्होंने यहाँ एक बहुत ही खतरनाक रिचुअल परफॉर्म कर लिया है, जिससे तिएफिंग की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और इसके बाद हम देखते हैं कि तिएफिंग एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक बनाती है और चैंग के पिता यहाँ उस अटैक को सपोर्ट करते हैं, यानी कि उस हमले की पावर को और ज्यादा बढ़ाते हैं, जिससे आस पास मौजूद हर एक चीज की स्पिरिट पावर एक साथ जुड़कर तिएफिंग के अंदर समा जाती है, जिससे यहाँ पर तूफानी हवाएं चलने लगती हैं। और इसके बाद ये लोग देखते हैं कि ये लोग अलग ही डायमेंशन में पहुंच चुके हैं और चैंग के मुताबिक ये लोग उस जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर वेपन्स समन होने से पहले रहते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि तिएफिंग और चैंग के पिता एक बहुत ही खतरनाक तरीके से आपस में जुड़कर एक अजीब सा रोबोट टाइप कुछ तो बन जाते हैं यार। शायद ये इनका हार्मोनी इंस्टॉलेशन होगा। लेकिन हाँ, ये पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। लेकिन हालातों को इस तरह से देखते हुए यहाँ पर चैंग और बाई एक साथ करते हैं हार्मोनी इंस्टॉलेशन। पर इनके ऐसा करने के बावजूद भी विलन कहता है, अब तुम्हारी कोई भी ताकत तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाली, तुम सबका मरना तय है। अब इसके बाद चैंग और विलन के बीच फाइट होने लगती है और यहाँ जब चैंग विलन पर हमला करने जाता है तब विलन उसे बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है। चैंग कहता है, मैं अपनी जान दे दूंगा पर बाई को आपके हाथ नहीं लगने दूंगा। आपको अपना पिता कहते हुए भी अब मुझे शर्म आ रही है। आपने कितने सारे मासूमों की जान ले ली, आपने माँ को नुकसान पहुंचाया और अब आप मुझे भी मार रहे हैं। इसके बाद हमें इनका पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ चैंग के पिता इस बात को लेकर परेशान थे कि चैंग ईस्ट एम्परर ताई का रीइंकार्नेशन है। यहाँ पर तिएफिंग भी मौजूद होती है। यहाँ चैंग के पिता बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं कि आखिर क्यों वो होली वेपन उन्हें क्यों नहीं मिला। इसीलिए वेपन उन्हें भड़काती है कि क्यों ना तुम उस वेपन को छीन लो। और इसके बाद चैंग की माँ अपने पति को रोकने की कोशिश करती है कि चैंग आपका बेटा है, आप उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। और इसीलिए वो इस तरह से अपने पति को मारती भी हैं ताकि वो होश में आ जाएं। पर यहाँ पर वो पूरी तरह से तिएफिंग की बातों में आ चुके थे, पर वो वेपन चैंग की माँ को दिखाई नहीं देती। और इसके बाद वो वही करते हैं जो हुआ था। और प्रेजेंट में चैंग अपने पिता को होश में लाने की बहुत कोशिश करता है पर कोई असर नहीं होता। वो कहते हैं, होली वेपन मेरा होना चाहिए था, तुम्हारा नहीं। और ये कहकर वो चैंग को दूर फेंक देते हैं। दूसरी ओर टीना भी जख्मी हालत में पड़ी हुई है। दोस्तों, ये शेंगयुआन आर्सेनल है। यहाँ पर कोई भी इंसान ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि ये जगह इंसानों से उनकी पूरी स्पिरिट पावर को छीन लेती है, जिससे उस इंसान की मौत हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चैंग के पिता ये जो दरवाजा है इसे खोलने लगते हैं।
जिस वजह से बाई और बाकी के स्पिरिट वेपन्स की पावर उस दरवाजे की दूसरी ओर जाने लगती है। क्योंकि चैंग के पिता शेंग युआन आर्सेनल के वाइस प्रेसिडेंट हैं, इसीलिए उनके पास ये ताकत है। अब यहाँ चैंग परेशान हो जाता है, क्योंकि अगर उसने अपने पिता को बाई नहीं दिया तो यहाँ सब लोग मारे जाएंगे। चैंग के पिता यानी कि विलन हंसते हुए कहते हैं, तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। अब इसके बाद चैंग अपने पिता के करीब आता है और बाई से कहता है, शायद अब मैं अपना वादा नहीं निभा पाऊंगा। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें ह्यूमन इमोशंस फील करना सिखाऊंगा, पर अब शायद ऐसा नहीं हो पाएगा। पर बाई कहता है, कोई बात नहीं, मैं इस बात से खुश हूँ कि तुम अपना किया हुआ वादा निभा रहे हो, मुझे फिर से ना छोड़ने का। दोस्तों, यहाँ पर सभी लोग चैंग का साथ देने के लिए खड़े हो उठते हैं और यही देख चैंग फैसला करता है कि वो अपने पिता को रोकेगा। और तभी चैंग के पिता एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक करते हैं, जिससे यहाँ एक बहुत ही ज्यादा बड़ा धमाका होता है। पर चैंग अपनी पूरी ताकत लगाकर उस हमले को रोकने की कोशिश करता है। अब यही देख ज़ेनलू और टीना फैसला करते हैं कि वो दोनों अपनी बची हुई बाकी की स्पिरिट पावर चैंग को दे देंगे। और इसके बाद इन सब के पास जितनी भी स्पिरिट पावर होती है, ये वो स्पिरिट पावर चैंग को दे देते हैं। और इनके ऐसा करने की वजह से यहाँ एक धमाका होता है। और अब तो भैया चैंग और बाई काफी डैशिंग हो गए हैं। और इसके बाद हीरो और विलन की असली लड़ाई शुरू होती है। और इस बार चैंग अपने पिता के हमले को रोक लेता है, लेकिन इसके बाद चैंग के पिता बहुत सारे स्पीयर टाइप अटैक करते हैं, लेकिन चैंग यहाँ उन सभी हमलों को एब्सॉर्ब कर लेता है। और इसके बाद वो उन्हीं हमलों को अपने पिता के ऊपर छोड़ देता है। और यहाँ विलन और हीरो के बीच एक आखिरी क्लैश होने वाला है। और यहाँ पर चैंग विलन यानी कि अपने पिता के कोड को ही खत्म कर देता है। और चैंग यहाँ कहता है, मैंने आप पर हमेशा यकीन किया, पर आपने नहीं। ये बात सुन चैंग के पिता को वो वक्त याद आता है जब वो चैंग के साथ खेलते कूदते और उसके साथ वक्त बिताते। और इसी तरह चैंग के पिता यहाँ मारे जाते हैं। लेकिन विलन को हराने के बाद भी ये दरवाजा अब तक बंद नहीं हुआ है और इनकी स्पिरिट पावर उसमें खींची जा रही है। उस दरवाजे को बंद करने के लिए जैसे ही चैंग आगे बढ़ता है, बाई उसे रोक कर कहता है, एक इंसान अगर वहां जाएगा तो उसका मरना तय है। पर चैंग कहता है, मेरे पिता का कहना है कि मैं ताई का रीइंकार्नेशन हूँ, तो शायद मैं इसे बंद तो कर ही पाऊंगा। ये बात सुन बाई भी मुस्कुरा कर कहता है, लगता है मैं फिर से तुम्हारे साथ कोई पागलपंती वाली चीज करने वाला हूँ। और इसके बाद ये दोनों अपना पूरा जोर लगाने लगते हैं। बाई को चैंग के अंदर अपना दोस्त ताई नजर आता है। बाई कहता है, इस बार मैं तुम पर यकीन कर रहा हूँ, मुझे कभी मत छोड़ना। और तभी अचानक यहाँ सीन बदल जाता है और हमें तियानजुन हॉल में ये सभी जिंदा नजर आते हैं, यानी कि चैंग और बाई उस दरवाजे को बंद करने में कामयाब रहे। और दोस्तों, यहाँ हमें जानने को मिलता है कि चैंग के पिता ने वहाँ स्टेडियम में सिंगिंग के दौरान किसी की भी जान नहीं ली। मतलब वो सारे लोग जिंदा हैं, वो बस उस टाइम पर बेहोश हो गए थे। और इस लड़ाई में बस एक शख्स की जान गई है, वो है चैंग के पिता। लेकिन चैंग के पिता ने आखिर ऐसा किया क्यों? इस सवाल का जवाब तो उन्हीं के साथ चला गया भैया। वहीं दूसरी ओर हम चैंग को एक कुर्सी पर अकेला बैठा हुआ देखते हैं। तभी बाई उसे लेने के लिए आता है और इसके बाद हमें स्पिरिट वेपन्स की दुनिया दिखाई जाती है। और यहाँ हम कुछ लोगों को देखते हैं और हो सकता है कि ये भी स्पिरिट वेपन्स हों। पर यहाँ एक शख्स आता हुआ कहता है, ओह, तो ताई उस दुनिया में रीइंकार्नेट हो चुका है। और इस शख्स के ये कहते ही इस कहानी का अंत होता है। अब देखो, सवाल तो बहुत सारे हैं पर मुझे किसी का जवाब नहीं पता। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके बता देना। वीडियो को लाइक एंड हाइप जरूर करना, प्लीज थोड़ी मदद कर दो मेरी। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और हाँ, अब कई सारे न्यू एनिमे आने वाले हैं, मैं जल्द ही उनमें मिलता हूँ। सायोनारा।